अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर कौन सा था भला? 107 फ़िलहाल ए। ओके, अच्छा जी, हम फ्रेमवर्क कर रहे थे कल, ठीक है जी। और फ्रेमवर्क के अंदर सिर्फ एक चीज़ रह गई थी और वो थी मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फीमेल स्टूडेंट्स की तरफ से बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, मुझे पता है। जो 2 3 4 यहाँ पे जोड़ियाँ बैठी हैं ना बात करने वाली, फ़ौरन 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 जाएंगे। मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा बेटा, मैं सबकी तरफ देख रहा हूँ। अच्छा, तो खामोशी से बैठना, ठीक है। अच्छा जी, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फ्रेमवर्क क्या कहता है? वैसे तो हमें पता है, हर स्टैंडर्ड को हम अलग पढ़ते ही आए हैं, उसको सिर्फ पढ़ना रहता है। लेकिन ज़रा क्विक रिवीजन करते हैं जो कल हमने देखा। सबसे पहली चीज़ यहाँ से हमने देखी थी, पर्पस क्या क्या है, ठीक है। रीड ओनली है बट इम्पॉर्टेंट है, याद तो नहीं करना, लेकिन जब भी रिवीजन करने बैठोगे इसको पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में एक दो बातें जो रहनी चाहिए वो रह जाएंगी, ठीक है। भाई आप इधर बैठ जाओ, इधर। भाई आप दूसरी साइड पे बैठ जाओ, एक्सक्यूज़ मी, एक इस साइड पे बैठो, दूसरा उस साइड पे बैठो, जल्दी 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 आगे निकल जाओ, आगे निकल जाओ, आज कर्फ्यू लगा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, उधर हो जाओ, ठीक है। उससे भी दूर होके बैठोगे, ठंड लगी हुई है तुम्हें। ऐसे कोई नहीं, आज कोई इतना रश नहीं, खुले खुले बैठो, क्यों घुस के बैठते हो दूसरे, खुले खुले होके बैठो। आप तुम्हारा दिल कर रहा है इससे बात करने का, मैं उठा दूंगा, क्लास से बाहर भेज दूंगा, नियत भी नहीं करनी बोलने की आज। अच्छा जी, मैंने ये कहा जब भी रिवीजन करने, अब देखो, एक रिवीजन आप मॉक से पहले करोगे, एक रिवीजन मॉक के बाद, मौत नहीं कह रहा, मॉक कह रहा हूँ, ठीक है, मॉक के बाद करोगे, और एक फाइनल रिवीजन होती है, नॉर्मली बच्चा पेपर से पहले करता है। जब भी रिवीजन पे बैठो, एक नज़र इसको पढ़ने में कोई देर नहीं लगनी, मैंने अंडरलाइन करवाई है, सिर्फ इतनी चीज़ें। असिस्ट करता है इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू IFRS या इंप्रूवमेंट ऑफ रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग IFRS, असिस्ट करता है प्रोमोटिंग हार्मोनाइजेशन, असिस्ट करता है नेशनल स्टैंडिंग बॉडीज़ को, असिस्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्स को, ऑडिटर्स को, यूज़र्स को। ये सिर्फ एक नज़र जब देख लोगे तो ये जहन में जितना बैठना है बैठ जाएगा, रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जब भी रिवीजन करो एक नज़र इसको देख लेना। ओके, बस ये रीड ओनली था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, कि IFRS नहीं है ये फ्रेमवर्क IFRS, इसीलिए उस स्टैंडर्ड में मिलता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई IFRS और ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए तो फिर IFRS प्रिवेल करता है, ये नहीं प्रिवेल करता, ठीक है। उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ये बात की थी, ऐसे टेबल बना लिया था कि 2 क्वालिटीज़ होनी चाहिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में कि वो यूज़फुल हो, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो, रेलेवेंस हो। रेलेवेंस कब आती है? जब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस कर ले डिसीजन को, ठीक है। और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन कब आती है? जब ये करेक्ट हो, फ्री फ्रॉम बायस हो, और तीसरा कौन सा था? एरर। वो तो करेक्ट हो गया ना, वो तो आपने तरतीब से याद किए हुए हैं। वो फ्री फ्रॉम बायस मैंने कह दिया था। चलें, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, पूरा हो, बायसनेस ना हो, इसको न्यूट्रल कहते हैं, और तीसरा एरर फ्री हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगी? फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फिर इन दोनों मेन क्वालिटीज़ को, इन दोनों, प्लीज़ इधर देखें, प्लीज़ बात नहीं करनी, इन दोनों मेन क्वालिटीज़ को एनहेंस करने के लिए हम ये क्वालिटीज़ भी देखना चाह रहे होते हैं। कंपेरेबल होनी चाहिए, वेरीफाइबल हो, टाइमलीनेस हो, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो। इन सब के अंदर मैंने एक एक लाइन आपको अंडरलाइन भी करवा दी थी और यही काम करने वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये एलिमेंट्स भी देख लिए थे, ठीक है। ये एलिमेंट्स यहाँ पे एज इट इज़ लिखे नहीं, IK की किताब के अंदर लिखे हुए थे, तो मैंने उन एलिमेंट्स की थोड़ी आसान सी डेफिनेशंस आपको लिखवा दी थी, ठीक है। कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, इक्विटी, इनकम्स, एक्सपेंसेस। जब भी रिवीजन करनी है इस टेबल को पढ़ लेना है इन एलिमेंट्स के लिए, किताब की तरफ पे जाने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो रिकग्निशन के अंदर ये क्राइटेरिया, इसको रीड ओनली फिर आपने कर लेना है बस। जब भी आपने RO मतलब रीड ओनली, जब भी आपने रिवीजन करनी है एक नज़र इस पर डालते जाना है, ठीक है। अच्छा, अब ये पढ़ के आए थे कॉन्सेप्ट्स, ये कॉन्सेप्ट्स तो हैं इंट्रो वाले, ठीक है। कंसिस्टेंसी ये वही वाला है, ऊपर हम देख कर आ रहे थे, कंसिस्टेंट होना चाहिए फॉर्मेट में भी और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की एप्लीकेशन में भी जब सेलेक्ट कर लें तो। फिर मटीरियलिटी में मकसद ये होता है, मटीरियल आइटम उसे कहते हैं कि अगर वो ना नज़र आए या गलत हो जाए तो डिसीजन को छेड़ दे, डिसीजन को हिला दे, यानी उसका ना होना या उसका गलत होना हमारे डिसीजन को इफेक्ट कर रहा हो तो वो मटीरियल है। बस इतनी सी बात है, ये अंग्रेजियाँ लिखी हुई हैं, ये आ जाएँ ज़रा मुश्किल है। ये जो इंट्रो वाले हैं ना, ये IK की किताब के अंदर भी नहीं है, लेकिन चलें, बहरहाल आपने पढ़ लिया, अच्छा ही होता है, फ़ायदा होता है, ठीक है। प्रूडेंस ये कहता है कि एसेट्स, लायबिलिटीज़
ओवर एसेट्स जो हैं वो ओवरस्टेट ना हो, इनकम ओवरस्टेट ना हो, लायबिलिटी अंडरस्टेट ना हो, एक्सपेंस अंडरस्टेट ना हो। ठीक है जी। मैचिंग कॉन्सेप्ट, रिलेटेड इनकम्स और एक्सपेंसेस को एक ही पीरियड में रखना चाहिए, भाई एसी चलवा दें। उसके बाद फेयर वैल्यू कहते हैं कि आप नॉलेजेबल पार्टीज हो मार्केट के अंदर, ठीक है, और एक मार्केट ट्रांजैक्शन के अंदर कोई चीज़ अगर बिके, फेयर वैल्यू उसको कह रहे होते हैं कि नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज एट एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, ऐसी बातें लिखती होती हैं। ऑफसेटिंग, ये इंपॉर्टेंट था, कल जाते जाते बताया भी था कि ऑफसेटिंग का मतलब ये है कि आपको इजाज़त नहीं है, मिसाल के तौर पे चलें ठीक है, आप ग्रांट इनकम को अलग रिकॉर्ड करते थे और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को अलग रिकॉर्ड करते थे। फिर बैलेंस शीट के अंदर आप नॉन करंट एसेट्स में पीपीई को अलग रिकॉर्ड करते थे और नॉन करंट लायबिलिटीज़ में डेफर्ड ग्रांट को अलग। ठीक है, ऐसे ही करंट एसेट्स भी होते हैं, उसमें कोई डेटर है अगर हमारा, लेट्स से कल कौन था मेरा डेटर, भाई ये जो इकट्ठे इकट्ठे आ रहे हैं अलग अलग बैठे हैं, ठीक है ना, आप आगे आ जाएं, ओके, इधर आके बैठे हैं, ये सरोज इधर बैठ जाए। अच्छा जी, कल मेरा डेटर कौन था? हाँ, डेटर हुज़ैफा, और एट द सेम टाइम ये मेरा क्रेडिटर भी था। अच्छा, अब ये IS1 ये कहता है कि अगर डेटर से मैंने 100 रुपये लेने हैं और एट द सेम टाइम वही सेम पार्टी मेरी क्रेडिटर है, उसको 80 रुपये देने भी हैं, तो ये दोनों अलग अलग नज़र आने चाहिए, ये दोनों अलग अलग नज़र आने चाहिए, ये उसूल है। बैंक जो है, बैंक वो करंट एसेट्स में नज़र आना चाहिए, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो करंट लायबिलिटीज़ में नज़र आना चाहिए। नेट करके नहीं शो कर देना, एक बैंक ओवरड्राफ्ट था एक बैंक पॉजिटिव था, आप नेट करके शो कर दें, ऑफ सेटिंग, नेटिंग इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, ऐसे ही हमने ये पढ़ा था कि अगर आपने गवर्नमेंट से ग्रांट रिसीव की है तो फिर आप एसेट को अलग रखें। अब मेन कॉन्सेप्ट तो ये कहता है एसेट को अलग रखें, ग्रांट को अलग रखें। ऐसे ही हमने पढ़ा था कि अगर मिसाल के तौर पे गेन ऑन डिस्पोजल आया है, गेन ऑन डिस्पोजल लेट्स से 10 रुपये, और फिर इस डिस्पोजल पे कोई डिस्पोजल कॉस्ट भी इनकर की हैं हमने, लेट्स से 1 रुपया, तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि ये डिस्पोजल पर आने वाली इनकम और ये इस डिस्पोजल पर इनकर होने वाला एक्सपेंस ये अलग अलग नज़र आने चाहिए। उसूल तो ये है, एसेट अलग, लायबिलिटीज़ अलग, इनकम्स अलग, एक्सपेंसेस अलग। बात समझ रहे हो? इनको ऑफसेट नहीं करना, नेटिंग नहीं करनी, यूज़र को पता नहीं चलता कि क्या हुआ है असल में। लेकिन फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड ने कहा देखें जी ये तो है जनरल रूल कि एसेट्स लायबिलिटीज़ अलग होने चाहिए, इनकम्स एक्सपेंस इवन देखो एक पार्टी से भी है तो मैंने कहा अलग रखना है। बैंक एक बैंक ही है ना, 3 अकाउंट है, एक बैंक ओवरड्राफ्ट में चला गया, एक पॉजिटिव है तो बैंक ही, नेट कर दो। स्टैंडर्ड कहता है नहीं, IS1 कहता है नहीं, अगर पॉजिटिव है तो करंट एसेट्स में नज़र आए और अगर ओडी है तो करंट लायबिलिटीज़ में नज़र आए, तो ऑफसेटिंग की इजाज़त नहीं है इनकम स्टेटमेंट में भी और बैलेंस शीट में भी। लेकिन फिर IS1 ने एक्सेप्शन दी। एक्सेप्शन क्या है? वो कहता है कि जी या तो स्टैंडर्ड इजाज़त दे दे। अब स्टैंडर्ड की मिसाल मैंने यहाँ पे पहले ही लिख ली है। स्टैंडर्ड ने इजाज़त दी थी कि आप डेफर्ड ग्रांट को अलग से रिकॉर्ड ना करो, बल्कि आप PPE में से ही इसको नेट कर दो, ऐसे ही करते थे, और नेट फिगर को आप फिर डेप्रीशिएट कर दो। जब डेप्रीशिएट करोगे नेट करके तो ग्रांट इनकम भी अलग नज़र नहीं आएगी, बल्कि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ही नेट होकर आ जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली हमने एक रिड्यूस्ड डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड कर ली। या एक और भी था, एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट पे हमने कहा था कि एक्सपेंस जैसे रिकॉर्ड हो ग्रांट को वैसे इनकम बनाओ, चाहो तो इनकम सेपरेट रखो, चाहो तो रिलेटेड एक्सपेंस से नेट कर दो। अब ये स्टैंडर्ड ने इजाज़त दी है, वरना ऑफ सेटिंग IS1 कहता था नहीं करनी, तो जहाँ स्टैंडर्ड इजाज़त दे दे वहाँ कर सकते हैं। आप आगे जाएंगे FR 2 में, IS37 के अंदर आप देखेंगे कि रीइंबर्समेंट का कॉन्सेप्ट है। आपके खिलाफ कोई केस हुआ, आपने आगे किसी के खिलाफ केस कर दिया,
आपने जो केस की, आपके खिलाफ जो केस हुआ उसके अगेंस्ट आपकी लाइबिलिटी होती है तो एक्सपेंस होता है, और दूसरी तरफ आपका एसिड बन रहा होता है और इनकम आ रही होती है, तो स्टैंडर्ड ने वहाँ कहा कि आप इनकम स्टेटमेंट उसको नेट कर लो, वैसे नेटिंग की। तो जहाँ जहाँ स्टैंडर्ड खुद इजाज़त दे वो अलग बात है, वरना ऑफसेटिंग की इजाज़त नहीं। एक तो ये बात हो गई। तो स्टैंडर्ड ने कहा, IS1 ने ये कहा, ख़तरनाक बंदे इकट्ठे बैठ रहे हैं यार, भाई इधर से उठ जाओ, इधर नहीं बैठना आपने, आप इस साइड पे चले जाओ। अच्छा जी, IS1 ने कहा ऑफसेटिंग की इजाज़त नहीं है, हाँ अगर स्टैंडर्ड इजाज़त दे दे तो फिर कर सकते हैं। या इकोनॉमिक फिनोमिना जो है, मतलब ट्रांजैक्शन का कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो वो कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा है कि नेटिंग हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर वो एग्जांपल भी लिख दी कि आपने एक एसेट बेचा है, उस एसेट के बेचने पे आपको आया है गेन, लेकिन उस एसेट को बेचने पे डिस्पोजल कॉस्ट भी इनकर की थी। अकमल ब्रदर वाला सवाल क्लास में किया था और एक IK पे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, नाम मुझे उसका ज़हन में नहीं है, जिसके अंदर डिस्पोजल कॉस्ट आ रही थी। मैंने एक उसूल लिखवाया था, जाके ओपन करोगे किताब तो वो मिलेगा आपको, कि अगर सवाल में डिस्पोजल कॉस्ट नज़र आ जाए तो उसे सेल प्रोसीड में से नेट करो। अब दोनों ऑप्शन दिखाए थे पहले दिन कि वैसे गेन 10 का आ रहा है और डिस्पोजल कॉस्ट 1 रुपया है, लेकिन अगर आप सेल प्रोसीड को कैश में से नेट कर दोगे तो नेट में गेन 9 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ने कहा ऐसी चीज़ की भी इजाज़त आपको है कि आप डिस्पोजल कॉस्ट अलग से दिखाने की बजाय उसको, पहले वाला नेटिंग तो मैंने ना रेड वाला स्टैंडर्ड की वजह से किया है ना, ये ग्रीन कर देते हैं, ये मैं अभी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, डिस्पोजल कॉस्ट अलग से रिकॉर्ड ना करो, बल्कि इसको गेन में से नेट करके नेट गेन शो कर दो। हालांकि वैसे जनरल रूल क्या है, ऑफसेटिंग की इजाज़त नहीं है। तो 2 सूरतें सिर्फ हैं जिसमें ऑफसेटिंग हो सकती है। पहली सूरत, पहले देखो, IS1 स्टेट दैट एसेट लायबिलिटीज शुड नॉट बी ऑफसेट, इनकम्स एक्सपेंसेस शुड नॉट बी ऑफसेट, ये तो हो गया जनरल रूल। लेकिन फिर कहता है एक्सेप्शन क्या है, ऑफसेटिंग इज रिक्वायर्ड, या तो स्टैंडर्ड कह रहा है करो या इजाज़त दे रहा है, रिक्वायर्ड और परमिटेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और offsetting reflects the economic substance of a transaction. An example specified in IS1 is reporting of a gain or loss on disposal of non-current asset at sale value minus current value of asset and the related selling expenses. यानी कि वो कह रहा है कि गेन लॉस को, बाकी बात को छोड़ो, ये ना उन्होंने डिस्पोजल की बात की हुई, ये हटाकर पढ़ो ऐसे। IS1 क्या कहता है जी, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल नॉन करंट एसेट, और उसको आप माइनस कर दो ये। ठीक है, ऐसी कुछ बात उसने की हुई है, तो ये वाली बात, बाकी वो वैसे ना उन्होंने बताया गेन लॉस निकलता कैसे है एसेट अकाउंट से, वो मुझे पता है। ठीक है ना, तो ऑफसेटिंग की इजाज़त नहीं है अनलेस के, एक्सेप्शन क्या है कि स्टैंडर्ड रिक्वायर करे या परमिट करे, या दूसरी बात इकोनॉमिक सब्सटेंस ट्रांजैक्शन का जो है वो ऑफसेटिंग से रिफ्लेक्ट हो रहा हो, यानी कि वो बेहतर ही कर रहा हो उसको। जैसे गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल को आप माइनस कर दें आप रिलेटेड सेलिंग एक्सपेंस, यानी डिस्पोजल कॉस्ट। सेलिंग एक्सपेंस मतलब हमने जिसको नाम दिया था डिस्पोजल कॉस्ट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था तो इंट्रो वाला, लेकिन चूँकि इसकी रेलेवेंस काफ़ी है हमारे टॉपिक में, तो इसलिए हमारे सब्जेक्ट में, तो इसलिए मैंने ये भी बात कर ली। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, वैसे ये प्लान देखो, अब ये प्लान नहीं था लेकिन बात कुछ सामने आ जाती है, तो ऐसी चीज़ें हैं जो वहम में उस्ताद फिर एक आदि कर देता है बात, तो वह एडिशनल टाइम लग जाता है। अच्छा जी, ये शरीफ बच्चा है, जहाँ मर्जी बैठ जाए इसको बैठने देना, अच्छा बच्चा है, ये नहीं बोलता। अच्छा जी, मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एलिमेंट्स, तो मैंने आपको कहा था 2 तरह की मेजरमेंट बेसिस हैं। एक हिस्टोरिकल कहते हैं कि जब हमने एसेट खरीदा था तो जो पैसे गए थे, या जब हमने लोन लिया था तो जो पैसे आए थे। एसेट लायबिलिटी दोनों की रिकॉर्डिंग होती है ना। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड क्या है, जब ये ट्रांजैक्शन हुई थी तो जो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो आया था, आज भी वो चीज़ें उसी पे पड़ी होती हैं। वो अलग बात है कि एसेट को हम फिर डेप्रीशिएट कर रहे होते हैं, उस ओरिजिनल कॉस्ट में से ही डेप्शन माइनस करके बुक वैल्यू शो कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि दूसरा मेथड है करंट वैल्यूज़। कौन सा मेथड जी, करंट वैल्यूज़। ये मैंने आपको इस तरह से कहा था। ठीक है, पहली ये मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिख लाएं घर से, टाइम बचाने के लिए आप लोगों का।
सिर्फ इसलिए कि सारा काम सही से भी करें, पूरा भी कर लें। भाई को बता दो, लिख के लाया हूँ घर से मैं, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए लिख के ले आया हूँ, लिख के लाया हूँ ताकि क्लास में ना लिखना पड़े जी। मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट वैल्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट, जब ट्रांजैक्शन हुई थी तो जो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ था, आज भी चीज़ें उसी पे पड़ी होती हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, फिर वो मैंने कहा डेप्शन माइनस कर ही देते हैं। और करंट वैल्यू, जो मेजरमेंट डेट का मतलब होता है, मतलब जिस दिन आप बैठे कोई चीज़ बनाने लगे, जैसे मैं बैलेंस शीट डेट कह दूँ आसानी के लिए, मेजरमेंट डेट क्या है, बैलेंस शीट, जिस दिन बैलेंस शीट बनाने लगे हैं। तो करंट वैल्यू मेथड में बैलेंस शीट डेट वाली वैल्यूज़ हम लेते हैं। अब वो आगे फिर उसकी तफसील अलग है। तो पहली बात जो समझने वाली है वो ये, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रोवाइड्स मॉनिटरी इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस यूजिंग इंफॉर्मेशन डराइव्ड फ्रॉम प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन और अदर इवेंट दैट गेव अराइज टू एसेट और जब ये सिर्फ जब भी बोलना, ये टेबल बना होगा, सिर्फ इसको पढ़ना है एक दफा। वैसे आपको दिमाग में पता होगा, ठीक है, इसकी रिप्रोडक्शन बहुत मुश्किल आ जाए, लेकिन जब हर रिवीजन के अंदर इसको 2 बार रीड करके जाओगे तो वैसे रिप्रोड्यूस भी हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड मेजरमेंट का क्या कहता है, वो ऐसी मॉनिटरी इंफॉर्मेशन देता है एसेट्स, लायबिलिटीज वगैरह की, कि जो ऐसी इंफॉर्मेशन से ड्राइव हुए हैं कि जो जब एसेट या लायबिलिटी खरीदा था उस वक्त आई। तो डेफिनेशन क्या बनी, ये भी आप पिक्चर ले लेंगे, वो मसला नहीं, फिलहाल से समझें। प्रोवाइड्स मॉनिटरी इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस यूजिंग इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन और अदर इवेंट दैट गेव अराइज टू दैट एसेट, लायबिलिटी। असल में जब हुआ था ये काम, ठीक है। जबकि करंट वैल्यू क्या कहती है, मैंने फिर मिलती जुलती बनाई है सारी, ताकि एक जैसी लगे आपको अलग से, बस एक बार अगर दिन के अंदर एक बात बैठ जाए तो सारी उसके हिसाब से चलती जाए। दूसरा क्या जी, करंट वैल्यू है प्रोवाइड मॉनिटरी इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट, लायबिलिटीज, इनकम, रिलेटेड एक्सपेंसेस यूजिंग इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम, वो पुराने वाला नहीं दैट गेव राइज, बल्कि यूजिंग इंफॉर्मेशन अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट कंडीशंस एट द मेजरमेंट डेट, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क है। ये क्या कर रहे हैं जी, ये कर रहे हैं इंफॉर्मेशन वो यूज, ठीक है, जो डिराइव हुई है, ड्राइव फ्रॉम ट्रांजैक्शन और इवेंट, ड्राइव फ्रॉम ट्रांजैक्शन और इवेंट दैट गेव राइज टू एसेट, यानी कि जब वो आया था। लेकिन करंट वैल्यू में क्या है, यूजिंग इंफॉर्मेशन अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट कंडीशंस एट द मेजरमेंट डेट, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया मेन फर्क। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मेथड कैसे मेजर करता है एसेट्स, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पता है ना क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस और इक्विटी वगैरह, ठीक है। तो हिस्टोरिकल मेथड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ के पता हो कि ये वो कॉस्ट है, ये वो चीज़ है जिस पे जब एसेट लायबिलिटी आया था तो वो जिस पे पड़ा था वो आज भी उसी पे ही है। जबकि करंट वैल्यूज़ क्या करती हैं कि वो बैलेंस शीट डेट पे, मेजरमेंट डेट पे उसको अपडेट कर लेती हैं। अब ये करंट वैल्यू पर लाने के आगे फिर 3 तरह के मेथड्स हैं, या आप फेयर वैल्यू निकाल लो, या वैल्यू इन यूज़ निकाल लो, या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट या करंट कॉस्ट निकाल लो। तो आइए 16 ने जब ये वाला मेथड यूज़ करना चाहा करंट वैल्यू, तो उसने कहा फेयर वैल्यू निकाल लो। आगे जाके आप पढ़ेंगे IAS 41 में भैंसों गायों को वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कह रहा होता है। तो हर स्टैंडर्ड ने फिर यहाँ से अपना हिसाब देखना होता है। बहरहाल हिस्टोरिकल कॉस्ट पुराने वाली और फेयर वैल्यू आज की वैल्यू। आज की वैल्यू निकालने के 3 तरीके हैं फिर, या तो उसको फेयर वैल्यू पे ले जाओ या उसको वैल्यू इन यूज़ की निकाल लो। वैल्यू, अब ये दोनों चीज़ें हम IAS 36 में निकालते थे। फेयर वैल्यू होती थी आज जाके बेचें तो, और वैल्यू इन यूज़ अगर इस एसेट को इस्तेमाल करें फ्यूचर में तो उसके भी आज के, तो हम ये नहीं कहते थे कितने का खरीदा, हम ये कहते थे कितना फायदा इससे आना है चला के रिकवरेबल अमाउंट में, ठीक है। और तीसरी चीज़ है, जेब में रख लो इसको, तीसरी चीज़ है करंट कॉस्ट, जिसके 2 नाम और भी हैं। करंट कॉस्ट का मतलब ये है, ठीक है, कि आपकी अगर एंटिटी आज ये एसेट कहीं और से खरीदना चाहे, बेच नहीं रही ना खरीद रही है, लेकिन इस जैसा एसेट, इस नस्ल का एसेट आपने 2 साल पहले खरीदा था ना, ठीक है, तो यही वाला एसेट आज नया कितने का मिल रहा है, ये करंट कॉस्ट होती है। तो बारीक सा फर्क है, ठीक है। तो ये मैं पढ़ाता हूँ, आपको समझ आएगा इंशाल्लाह। तो पहली बात ये, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 मेथड्स हैं मेनली, हिस्टोरिकल और करंट। हिस्टोरिकल का समझ आ गया, जब एसेट आया था या जब लायबिलिटी इनकर हुई थी तो जितने पे हुई थी वो उसी पे ही पड़ी है, ठीक है।
लेकिन करंट वैल्यू क्या करती है, करंट वैल्यू इन आइटम्स को उस वैल्यू पर ले आती है जो अपडेटेड होती है बैलेंस शीट डेट पे। अब वो अपडेशन कैसे करनी है वो आगे आपकी मर्जी है, आप फेयर वैल्यू पर लाना चाहो तो फेयर वैल्यू क्या है, इट इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल। हाँ, इट इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल द एसेट और पेड टू सेटल द लायबिलिटी। अच्छा, पेड टू सेटल द लायबिलिटी साथ पढ़ लेना, लेकिन मैं जरा पहले ये याद करवाना चाह रहा हूँ कि फ़र्क क्या है। तो मैं सिर्फ एसेट की बात करता हूँ, एसेट ज़रा समझना आसान होता है। फेयर वैल्यू क्या है जी, एसेट की फेयर वैल्यू क्या है, आज बेचें तो कितना आएगा, और लायबिलिटी की फेयर वैल्यू क्या होती है, लायबिलिटी की भी फेयर वैल्यू होती है। FAR 2 में जाके पढ़ेंगे, आज बुनियाद बना रहा हूँ, IFRS 9 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का स्टैंडर्ड, उसमें जाके देखोगे लायबिलिटी की भी फेयर वैल्यू होती है। लायबिलिटी की फेयर वैल्यू क्या है, मेरी बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर पड़ा है 80 रुपये का है, हुज़ैफा से मैंने 80 रुपये देने बोलो हाँ ना कर रहे हो, फजूल बात की ना, फिर तुमने निकालूं क्लास से, मजाक किया तुमने, ऐसे क्यों किया, जब मैंने कहा 80 रुपये देने तो देने, उसने अलग बात है 100 मेरे देने। मैं सिर्फ फिलहाल बात कर रहा हूँ क्रेडिटर हुज़ैफा के मैंने 80 रुपये देने, ये बुक वैल्यू है क्रेडिटर की, लेकिन इसने कहा सर आप पैसे क्यों नहीं दे रहे, मैं क्या मेरे पैसे हैं नहीं, सर आप ऐसा करें ना आप 70 ही दे दें। अब ये इसकी फेयर वैल्यू है। इस लायबिलिटी की बुक वैल्यू क्या थी 80 रुपये, लेकिन फेयर वैल्यू क्या है 70, क्योंकि मुझे अगर ये लायबिलिटी सेटल करनी है तो मैं 70 रुपये दे के इससे जान छुड़ा लूंगा। तो सेटलमेंट डिस्काउंट मतलब सेटल करते वक्त जो डिस्काउंट मिल रहा है, तो मतलब यही हुआ ना कि जैसे एसेट मेरे पास पड़ा है, मैं बेचने जाऊं, उसकी बुक वैल्यू आ रही है 10 रुपये, लेकिन बाजार में वो उसकी कीमत है 15 रुपये, तो मैं फेयर वैल्यू क्या कह रहा हूं, ये मैं एसेट अगर आज दे दूं किसी को तो मुझे 15 देगा, ऐसे ही ये लायबिलिटी अगर आज मैं रीपे कर दूं, सेटल कर दूं, तो मुझे कितने देने पड़ेंगे, ठीक है ना, समझना। वैसे एसेट तो मतलब क्या आया कि लायबिलिटीज की बुक वैल्यू होती है, लायबिलिटीज की बुक वैल्यू होती है, एक मिनट, लायबिलिटी की बुक वैल्यू होती है, बुक वैल्यू नहीं होती तो फिर किताबों के अंदर लायबिलिटीज नजर क्यों आती हैं बेटा, तो बैंक लोन फिर बैलेंस शीट में क्यों नजर आता है। बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू का मतलब होता है जिस अमाउंट के ऊपर चीज हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर आ रही है, बैलेंस शीट में नजर आ रही है। बैलेंस शीट का मतलब ये अब इंट्रो का कॉन्सेप्ट है वैसे, बाय द वे, बैलेंस शीट जब बनाना सीखते हैं जिंदगी में पहली बार, बैलेंस शीट का मतलब ही क्या है, जो उसमें बैलेंसेस पड़े हैं, डेटर्स इतने के हैं, ये डेटर की बुक वैल्यू है, कैश इतना पड़ा है, ये कैश की बुक वैल्यू है, बुक मतलब बुक्स में जो वैल्यू आ रही है उसको कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, अब बात समझ आई। तो ऐसे ही लायबिलिटी की ये बुक वैल्यू है, और 80 वाले को मैंने 90 कभी नहीं देना, मैं पागल थोड़ा ही हूँ, इसलिए वो ज़्यादा नहीं होती नॉर्मली लायबिलिटी को सेटल करने की। लेकिन FAR 2 के अंदर, बहरहाल IFRS 9 के अंदर आप पढ़ेंगे जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ना लायबिलिटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग वगैरह जहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे फिर ये फेयर वैल्यू भी उसकी देखते हैं, वो वहीं पे जाके पढ़ना। फिलहाल जितना कह रहा हूँ उतना रख लो जेहन में कि लायबिलिटी की फेयर वैल्यू होती है। मैंने अभी सिर्फ फिलहाल डाउनवर्ड ही करवाया आपको इसको, ठीक है ना, कि डिस्काउंट मिल रहा है, मुझे फायदा हो रहा है। तो बुक वैल्यू हर चीज़ की होती है, एसेट की भी और लायबिलिटी की भी, ठीक है। एसेट की बुक वैल्यू मैंने कहा 100 रुपये, मैं बाजार में बेचने गया, मुझे अगलों ने कहा आपको जी इसके 150 मिलेंगे, तो ये इसकी क्या है, मैं आज एसेट दे दूं 150 मिलेगा, फेयर वैल्यू। लायबिलिटी की मेरी फेयर बुक वैल्यू कितनी है 80, लेकिन उसने कहा 5 माफ किए, अब मैं अगर आज सेटल कर दूं तो 75, तो मेरी लायबिलिटी की बुक वैल्यू 80 है और फेयर वैल्यू कितनी है 75, ठीक है ना। तो ये फेयर वैल्यू की डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है, फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल द एसेट और पेड टू सेटल द लायबिलिटी, ठीक है। अगली बात इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन ठीक है, उसमें किसी का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है ना, आम ट्रांजैक्शन नहीं कहते, इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मार्केट वैल्यू है एक तरह की, ये किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई फोर्स सेल वैल्यू नहीं है, मैं भी मार्केट में जाके अपना एसेट बेच रहा हूँ और वो भाई साहब भी मार्केट में आए हुए हैं अपना जो है वो एसेट अपने लिए खरीदने, तो मार्केट फोर्सेस वहां मौजूद हैं, ये नहीं खरीदेगा कोई और खरीदेगा, डिमांड सप्लाई सारा कुछ प्राइस मार्केट डिटरमिन कर रही है। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऑर्डरली ट्रांजैक्शन के अंदर जो चीज़ एसेट बेचने की पे कर रहे हैं, मतलब मैं एसेट बेचने की जो चीज़ रिसीव करने लगा हूं या जो लायबिलिटी पे करने के लिए जो कैश में देने को तैयार हूं, वो उसकी क्या है फेयर वैल्यू, ठीक है जी बेटा कह सकता है। अच्छा, तो वो एक्सपेंस होगा, बहरहाल उसकी बुक वैल्यू बढ़ा लेना, लेकिन मैंने ये कहा कि मतलब समझ आ रहा है ना कि बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू अलग होती है। तो बुक वैल्यू क्या थी हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंडर, और फेयर वैल्यू क्या है, अब वो बढ़ाओ या कम करो मुझे उससे ना कोई सरोकार है ना ये टेस्ट होना है,
ये जाके काम आना है FAR 2 में, यहाँ पे इतना काम आना है कि बुक वैल्यू क्या होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है और फेयर वैल्यू क्या होती है। सिर्फ कॉन्टेक्स्ट इसमें MCQs के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। लेकिन चलो मैंने कहा बात हो रही है तो ज़रा लॉजिकली क्लियर भी हो जाए, ठीक है। तो अब करंट वैल्यू को साइड पे करता हूँ, करंट वैल्यू की बजाय हम ये पढ़ लेते हैं ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट जितने का एसेट खरीदा था, ये जितने की लायबिलिटी इनकर की थी, और फेयर वैल्यू जितने का ये बिक जाएगा, ये जितने में ये लायबिलिटी सेटल होगी। वैल्यू इन यूज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट फ्यूचर कैश फ्लो दैट एंटिटी एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम यूज एंड अल्टीमेट डिस्पोजल ऑफ एसेट। याद है वैल्यू इन यूज में यही लेते थे ना, ठीक है। लायबिलिटी की भी वैल्यू इन यूज निकल सकती है, वो बस सिर्फ इतनी हद तक देख लो कि लिखा हुआ है, ठीक है। पता लग गया वैल्यू इन यूज क्या होता है, एसेट की कॉन्टेक्स्ट में पता है ना, इससे ज्यादा कुछ पता रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम क्या होता है, कोई MCQ दे दे उसके अंदर लिख दे। तो क्या होती है वैल्यू इन यूज, पहले से पढ़ा हुआ है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज फ्रॉम यूज भी था और फ्रॉम अल्टीमेट डिस्पोजल भी। याद है आखिरी साल के अंदर डिस्पोजल की भी हम कॉस्ट को वैल्यू इन यूज में डालते थे, यही है वैल्यू इन यूज की डेफिनेशन, और क्या है। और लायबिलिटी की लिख दी है मैंने, लायबिलिटी की वैल्यू यूज क्या है, इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश दैट एन एंटिटी नीड्स टू फुलफिल द लायबिलिटी। बस ठीक है, उसको याद करने की जरूरत नहीं, बस होती लायबिलिटी, क्योंकि बैलेंस शीट में पड़ी हुई हर चीज की बुक वैल्यू है और फिर मैंने कहा हर चीज की फेयर वैल्यू भी, ठीक है। जबकि रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, अब एक ये था, एक ये है कि बल्कि एक MCQ है, मैं वो करवाऊंगा तो इंशाल्लाह ये रिवाइज हो जाएगा, मैं भी देखता हूं जाके। बहरहाल पहले ज़बानी सुन लो। मेरे पास जो एसेट पड़ा था उसकी कीमत है 100 रुपया, अगर मैं आज बेचने जाऊं तो वो कितने का है, 150 का, ठीक है ना। ये तो फेयर वैल्यू हो गई। लेकिन एक होती है करंट कॉस्ट, जिसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। मैं बेचने गया नहीं होता एसेट, फेयर वैल्यू हमारे पास ही पड़ा होता है एसेट, ठीक है ना। ऐसे ही मैं बेचने का कोई इरादा नहीं रखता, बल्कि मैं अब ये ना डिफरेंट मॉडल्स हैं, किसी एक को चूज कर लेता है बंदा बैलेंस शीट डेट पर। अगर करंट वैल्यू पे लाना है तो वो कोई एक काम कर ले, तो कोई फेयर वैल्यू ले लेता है, कोई कहता है नहीं मैं तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट लूंगा। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या, देखो एसेट बेचते हुए जो फेयर वैल्यू लगती है, क्या उसमें आप कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल वगैरह या डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करते हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड करते हो? बोलो, आपने आइए 16 पढ़ा ना, रीवैल्यूड अमाउंट आती थी। मुझे ये बताओ, सवाल में लिखा हो जी इसकी रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो 150 रुपया है, और जब हम इसको बेचेंगे तो इसके बेचने के ऊपर लेट्स से हमें को कमीशन देना पड़ेगा, क्या उसमें ऐड कर देते थे? नहीं ना करते थे। अच्छा, ये है बेचने की बारी। लेकिन अभी आप वो अज्यूम करो कि हम एसिड खरीदने जाते थे IS 16 में, हम कहते थे कि जी एसिड खरीदने जाना है, 150 रुपये इसकी फेयर वैल्यू है, लेकिन जब हम खरीदेंगे तो हमें वो कमीशन देना पड़ेगा उस एजेंट को, ठीक है, टेस्ट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, यानी कि वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है को टैक्स पे करना पड़ेगा, जो नॉन रिफंडेबल है वो सबको क्या करते थे। ये बस दोनों में फर्क है। फेयर वैल्यू एग्जिट वैल्यू होती है, यानी अगर आप यहां खड़े हुए आज एसेट बेच दें कितने का बिकेगा, लेकिन अगर आप नया एसेट खरीद के लाएं तो उसको कितने पर रिकॉर्ड करेंगे। दोनों में फर्क है ना, बारीक सा फर्क है, बस यही है, ठीक है। यहां पे लिख दिया मैंने आपके लिए वैसे कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एन इक्विवेलेंट एसेट। मैं ये नहीं बेचने जा रहा, फेयर वैल्यू क्या थी, मैं ये बेचने गया बाजार में, उन्होंने बताया 150 का है जी, आपके 100 रुपये का एसेट बुक वैल्यू में 150 का है, ठीक है। मैंने कहा मैं वैल्यू इन यूज निकालता हूं, मैं अगर इसे इस्तेमाल करके इससे कैश फ्लोस कमाऊं तो यार ये 110 रुपये शायद आ जाएं, शायद 90 आ जाएं, शायद 100 ही आ जाएं, बात है, ठीक है। वैल्यू इन यूज में फेयर वैल्यू और ये रिकवरेबल अमाउंट में फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज में फर्क हो सकता था ना। तो ये आज बेच दूं जी, ये 100 रुपये 150 रुपये का, अच्छा मैं यूज करूंगा 120 रुपये का फायदा आ जाएगा फ्यूचर में, मैंने ये नहीं बेचना। सरदनान को फ़ोन किया, आपके पास इस जैसा एक एसेट है, वो कितने का है? मैंने कहा जी वो है 140 रुपये का, लेकिन दुबई से मंगवाना पड़ेगा, 10 रुपये खर्चा आ जाएगा, तो समझो 150 का, अब 20 रुपये का खर्चा आ जाएगा, समझो 160 का पड़ गया। मैं कहूँगा हाँ, मैंने ख़रीदा था 100 रुपये का, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको फेयर वैल्यू 150 पे भी रख सकता हूँ, रीवैल्यूएशन मॉडल अगर है तो, है। मैं कहता हूँ नहीं, मैं इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे रखूँगा। तो मैंने सर को फ़ोन करके पूछा कितने का आ जाएगा इस जैसा पेन? इस जैसा पेन आजकल बाज़ार में 140 का मिल रहा है, लेकिन 20 रुपये दुबई से आने में भी लग जाते हैं, तो 160 रुपये आज के दिन ऐसा पेन 160 में पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कौन सा बेच रहा हूँ,
ठीक है, और मैंने ख़रीदा 2 साल पहले था, तो मैं 100 माइनस डेप्रीसिएशन नहीं करूँगा, मैं 160 माइनस डेप्रीसिएशन कर दूंगा, तो ये हिस्टोरिकल से हट के रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे आ गया। ये बात थोड़ी सी समझ आई है? मैं फिर समझाता हूँ, मैं ये पेन से ये सारी बात समझाने लगा हूँ। मैंने ये पेन ख़रीदा था 100 रुपये का, इसकी लाइफ है 10 साल, ज़्यादा हो गया, चलो अल्लाह करे 10 साल, तो 10 रुपये इसकी डेप्रीसिएशन है। मैंने 2 साल पहले ये ज़बानी चल रहा है काम, मैंने 2 साल पहले ये 100 रुपये का ख़रीदा था और 2 साल इसको गुजर गए हैं। अगर मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हूँ, 10 रुपये डेप्रीसिएशन आनी है, तो मेरे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट में 100 माइनस 20 80 पे नज़र आएगा। ठीक हो गया? उसके बाद मैंने कहा नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट सही नहीं है, हम ज़रा करंट वैल्यूज़ की तरफ आते हैं। तो फिर ऑप्शन स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क ने कहा चाहो तो फेयर वैल्यू पर रख लो। मैंने बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाई, ये पेन बेचना है, पेन बेचना है, पेन बेचना है। सरदार ने कहा 120 का मुझे दे दो। ये क्या है? फेयर वैल्यू। मैंने कहा नहीं जी, मैंने नहीं बेचना, मैं इस्तेमाल करके इससे इतने कैश फ्लोस कमाऊंगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, वो क्या है? वैल्यू इन यूज। अब सबसे टेक्निकल ये है, ये और फेयर वैल्यू ना सब कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इस तरह समझा रहा हूं। तो क्या बोला मैंने? 100 रुपए का है, हिस्टोरिकल कॉस्ट में 20 रुपए डेफिसिट होकर 80 रह गया, 80 रह गया, बोलो ठीक है। और अगर फेयर वैल्यू लगवाता हूं तो सरदार ने कितने पैसे लगाए हैं? 120। ठीक है, मैंने कहा सर मैंने बेचना पूछना कोई नहीं है, मुझे ये बताएं, ये तो मेरे पास मेरा ज़बरदस्त मेरा प्यारा एसेट है, इस जैसा एसेट अगर आज मैं ख़रीदूं तो कितने का मिलेगा? सर ने कहा यार वो 140 का मिलेगा और 20 रुपये उस पर आते हुए खर्चा लगेगा, तो 160 रुपये का तुम्हें इस जैसा पेन आज मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, इस जैसा मिलेगा ना, ये तो वो नहीं है ना, तो अगर ये आज ख़रीदता तो 160 का होता समझो। ठीक है, तो मैं कहूँगा जी ये इसकी आज की वैल्यू है 160, लेकिन मैं इसको 2 साल इस्तेमाल भी कर चुका हूँ, तो मैं 160 डिवाइडेड बाय 10 करूँगा, 16 16 32, तो 160 माइनस 32 कोई 128 रुपये की करंट वैल्यू पे ये मेरे पास नज़र आएगा। मैं एग्जांपल बन ही गई है मेरे ख्याल से। कॉस्ट ऑफ पेन क्या है जी? 1 जनवरी 2020 में मैंने ख़रीदा था 100 रुपये, लाइफ है इसकी 10 साल। बस मैं 2 ही आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा फेयर वैल्यू भी बता दो इसकी। फेयर वैल्यू 120, ये सरदनान ने जो लगाई है, ठीक है जी। और सरदनान बायर इस वक्त बने और मैं सेलर बन रहा हूँ, ठीक है। और तीसरी क्या है जी? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जिसको करंट वैल्यू भी कहते हैं। मैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट लिखता हूँ, ज़रा डिफरेंट सा लफ्ज़ हो ना, ज़रा याद रह जाता है, ठीक है। ये पता कराया तो टोटल कितना बना? 160। ये 160 कैसे बना ये आपको पता है? 140 जमा 20, ठीक है ना। अच्छा ये डाटा बन गया, हमारी एग्जांपल बन गई जी। अब मैं वैल्यू एंड यूज को बीच में रख रहा हूँ, वो बहुत कॉम्प्लेक्स कर देगा मतलब कैलकुलेशन को। मतलब आप कहोगे अच्छा जी अब इस पेन के फ्यूचर कैश फ्लोज बताओ, फिर डिस्काउंट रेट बताओ, वो वैल्यू एंड यूज आपको निकालनी आती है, ठीक है ना। ज़्यादा कन्फ्यूजन असल में होता किस में है? ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है पहली बात फेयर वैल्यू और करंट कॉस्ट में, और फिर उससे अगला कन्फ्यूजन होता है कि अच्छा फेयर वैल्यू नहीं ली मैंने, करंट कॉस्ट ली, तो हिस्टोरिकल और इसका क्या फ़र्क है। तो ये 3 चीज़ें मैं निकाल रहा हूँ इस सवाल में से। अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट है तो थोड़ी सी जगह बनाएंगे पहले। अगर हिस्टोरिकल, अब ये भी प्लान नहीं था, सही बता रहा हूँ, अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ठीक है, तो मेरे पास एसेट नज़र आएगा, कॉस्ट ओरिजिनल वाली 100 रुपये लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकलेगी 100 डिवाइडेड बाय 10, और 2 साल पहले ख़रीदा था ना, कितना? गल वध गई जे मुख्तियार हो। अच्छा कितनी ये बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू 80। इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? वो तो मसला ही कोई नहीं है, फेयर वैल्यू तो सिंपल। सरदार ने कहा था यार मुझे 120 का दे दो, मैंने कहा सर मैं वैसी कीमत लगवा रहा था, ऐसा कोई जहन नहीं है मेरा। तो बुक वैल्यू कितनी आएगी? 120। कोई ज़रूरत नहीं है, यही वो याद करो, ईयर एंड पे रीवैल्यू करते थे, तो बुक यही रीवैल्यूड अमाउंट बैलेंस शीट में जाती थी ना, तो यही बुक वैल्यू हो गई। ओके, और तीसरा और आखिरी जिसके लिए सारी कहानी मैंने बनाई और फिर वो कहानी सवाल में बदल गई, वो है करंट वैल्यू या करंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। चलो जी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब वो दूसरे नाम आप फिर ज़हन में रख लेना ना, ठीक है। अब इसमें ना जी मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं लूँगा, बल्कि मैंने सर अदनान से क्या पूछा था, आजकल कितने का आ रहा है पेन? यार 140 का।
पहुंच नहीं पहुंचते हुए ना 20 रुपये वो बंदा आता है ना, उसको वो देने पड़ते हैं, उसके टिकट में पैसा डालना पड़ता है। वो अगर हमारे लिए पेन लाए तो एक पेन के 20 रुपये ऊपर लग जाते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब अगर आज मैं इस जैसा इक्वलेंट पेन खरीदना चाहूँ, इस जैसा, इस नस्ल का इक्वलेंट, इस कैपेसिटी का, हर चीज़, इस कंडीशन की बात तो अभी करूँगा ना। अभी तो कह रहा हूँ अगर आज इस जैसा नया खरीदना चाहूँ तो कितने का मिलेगा, लेकिन 160 इस जैसा नया है, मैं इसको 2 साल इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो मैं इसको फिर अब डेप्रिशिएट करूँगा, लेकिन मैं करूँगा 160/10 × 2, कितना, 32। ये मैं कह रहा था, असल में ज़बानी 132 हो गया ना, वरना राउंड फिगर होती तो शायद ये ना करना पड़ता जी। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई, ये जी 128 जो बुक वैल्यू है, ये हमारी करंट वैल्यूज़ के हिसाब से, जिसमें मैंने रिप्लेसमेंट कॉस्ट को यूज़ किया। बीच में एक वैल्यू यूज़ मैं खा गया हूँ अब, क्योंकि वो ज़रा इस एग्जांपल में नहीं बन सकता, फिर वही काम शुरू हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, मैं कहूँगा जी अगले 8 साल इसने चलना है, हर साल इतने इतने कैश फ्लोज देने हैं, फिर वैल्यू यूज़ भी निकल आएगी, मसला कोई नहीं है, लेकिन उस तरफ मैं जा नहीं रहा। ठीक है, अब बात समझ आ गई है। अब मेरे ख्याल में ये चीज़ मसला कभी नहीं करेगी आपको, ये चाहे MCQ में दे, चाहे ज़बानी मतलब डेफिनेशन की हद तक MCQ में दे, चाहे कैलकुलेशन की हद तक MCQ में दे, मसला नहीं होना चाहिए। बेटा डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज, ये डिस्पोजल मैंने किया नहीं है। अगर डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज हो ना, तो जो पुराने एसेट की हम जो कीमत कुर्बानी देकर लगा रहे होते हैं, उसकी फेयर वैल्यू ही तो होती है। मतलब अगर मैं आज नया एसेट इसके बदले में ख़रीदने जाऊं और मैं कहूं ये पुराना रख लें, तो फिर जो बाकी के पैसे देने हैं वो क्या होगा, बचत क्या बनेगी, इसकी फेयर वैल्यू होगी ना। तो वो उस तरफ ना लेके जाएं, वो बात यहाँ पे नहीं है। वो अपनी जगह अलग से कॉन्सेप्ट है, और वो बिल्कुल सिंपल है कि जब आप एसेट एक्सचेंज करने जाते हो तो जो नया लेते हो वो फेयर वैल्यू हो, जो पुराना देते हो उसकी भी फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू ही तो होती थी, वो फेयर वैल्यू है, इसकी बात ही हो रही। लेकिन वो बेच रहे हैं, ये बेच नहीं रहे हैं, ये बैलेंस शीट डेट पे हम मैयर कर रहे हैं। तो मैयर करें हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, मैयर करें तो करंट वैल्यूज में फेयर वैल्यू भी हो सकती है, वैल्यू इन यूज भी हो सकती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी हो सकती है। ठीक है जी, नहीं अगले साल फिर करेंगे फेयर वैल्यू। अगर हाँ इसमें लाइफ चेंज, बेटा लाइफ चेंज कर लो आप, मतलब लाइफ चेंज भी कर लोगे तो अल्टीमेटली काम तो ये होगा। चेंज इन एस्टीमेट की तरह से ये नहीं है ना। वैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे समझाया, मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे समझाया कि ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ये असल में वो वाली कॉस्ट नहीं है, लेकिन इसको डेप्रिशिएट कर देना आपने। ठीक है जी, इसमें भी होगी बिल्कुल। अगर आज मेरे पास एक बैंक का लोन पड़ा है 2 साल पहले जो लिया था, अगर आज वही बैंक लोन लेने जाऊं तो वो मुझे कितने का पड़ रहा है। जाहिर है वैल्यूज़ बदल रही हैं ना, हमारे पैसे की वैल्यू बदल रही है। लेकिन जो बात सिंपल है बेटा उसको सिंपल ही रखें। ये मैंने सिर्फ इतनी सी बात भी इसलिए कर दी है ताकि आपको डेफिनेशन समझने में आसानी हो जाए। बाकी इस लेवल तक भी जाए बहुत ही मुश्किल है, अभी तक तो कभी नहीं गया। लेकिन डेफिनेशन याद रट्टा ना लगानी पड़े, सिर्फ इसलिए मैंने ये 2-3 एग्जांपल्स दे दी हैं। बाकी आप इंशाल्लाह FAR 2 में जाके ना IFRS 9 पढ़ेंगे, उसके अंदर आप फिर इस एसेट को इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स होगा, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स यानी लोन नोट्स होगा इनके अंदर, तो वो एसेट और लायबिलिटी दोनों एंड से आप देखोगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक है पूरा, ये वहीं जाकर देखना, ऐसी बारीकियां वहीं पे होंगी, यहाँ पे नहीं हो सकती। यहाँ मैंने सारी बात सिर्फ इसलिए की है कि आपको डेफिनेशन समझने में आसानी हो जाए। सिर्फ डेफिनेशन समझाने की हद तक इसको देखें कि ये बात बता रही है आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या फ़र्क है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट और फेयर वैल्यू में क्या फ़र्क है, समझ आ रही है। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ सोचने की ना ज़रूरत है, ना मेरी तरफ से आपको इजाज़त है फ़िलहाल। ठीक है, वरना खामखा बहकोगे। सिर्फ ये मैं कह रहा हूँ, मैं प्लान में भी नहीं था। अगर कोई काम की चीज़ तो मैं प्लान करके आता ना घर से। ये तो सिर्फ आपको डेफिनेशन समझाने के लिए मैंने बताया। ठीक है, तो आपको समझ आ रही है हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, आपको समझ आ रही है कि फेयर वैल्यू क्या होती है, आपको समझ आ रही है रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, समझ आ रही है रिप्लेसमेंट कॉस्ट हिस्टोरिकल से कैसे फ़र्क है, समझ आ रही है हिस्टोरिकल कॉस्ट फेयर वैल्यू से कैसे फ़र्क है। वैल्यू यूज तो वैसे ही वकरा है ना सारे, तो टेंशन ही कोई नहीं। ठीक है, तो सिर्फ ये समझाना था आपको, जो समझ आ गया आपको। इससे ज़्यादा ना सोचिए बेटा, ना ज़रूरत है, और ना ही कोई मेरे ख्याल में फ़ायदा होगा, उल्टा नुकसान होगा। तो साथ जितना कह देते हैं उतना मान लेते होते हैं। ठीक है ना, मसला नहीं है, मसला तो 8-9 दिन का टॉपिक है, आगे IFRS 9 पढ़ना, जाकर यशी करना फिर वहाँ पर। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये वैसे मैंने एग्जाम्पल आज से पहले कभी करवाई नहीं थी, लेकिन बस करवा दी क्योंकि ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत होती तो आज से पहले भी कभी करवाई जाती, नहीं ज़रूरत होती। लेकिन सिर्फ मैंने कहा था डेफिनेशन बच्चों की ना शक्लें बनी, रिप्लेसमेंट मैंने ज़बानी बोला था, मैं ज़बानी बोल देता था ऐसे ही, जैसे मैंने ये 128 ज़बानी निकाला था ना, मैं निकाल देता था।
लेकिन बच्चों की शक्लें बनी, मैंने कहा चलो यार कैलकुलेट कर देते हैं, तो इस वजह से सवाल करवाया। ओके, तो बस समझ आना चाहिए हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, फेयर वैल्यू क्या है, वैल्यू इन यूज क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, फर्क क्या है, ये समझ आ रहा है? इस डाटा को देख के समझ आ रहा है ना? बस आगे ये रिमेनिंग लाइफ लेंगे नहीं लेंगे, ये 8 लेंगे 10 लेंगे, ये वो छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे सोचने की। ओके क्लियर? वो जहां जहां जो जो टॉपिक्स में जरूरत है वहां उनका पढ़ाया हुआ है, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट बताया हुआ है, जब फेयर वैल्यू लो सब्सिक्वेंट ईयर्स में उसको बदल लो। इंपेयरमेंट पढ़ाया हुआ है कि जब इंपेयरमेंट हो जाए तो फिर रिवाइज बुक वैल्यू को रिमेनिंग पे करो। वो जहां जहां जरूरत थी वहां वहां पढ़ा दिया हुआ है, उसको यहां से लाकर मैच करने की कतई जरूरत नहीं है। क्लियर है ये बात बच्चों? चलो अब पढ़ लो इसको एक दफा, फिर तस्वीर भी ले लेना। ये तस्वीर एक में नजर आ जाएगा सारा कुछ, नहीं नजर आएगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। इधर देखें, हिस्टोरिकल कॉस्ट provides monetary information about assets, liabilities, related income, expenses using information derived from price of transaction or other event that gave rise to asset or liability। पुरानी बात। फिर दूसरा है करंट वैल्यू। करंट वैल्यू क्या है? provides monetary information about assets blah 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 using information updated to reflect conditions at measurement date। वो बैलेंस शीट डेट को कहते हैं नॉर्मली, ठीक है ना? इट इंक्लूड्स, इसमें ये तीनों इसी के अंदर ही है। फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल द एसेट, ठीक है, या पेड टू सेटल द लायबिलिटी, उसको छोड़ो, बस याद रखने की हद तक। वैल्यू इन यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट फ्यूचर कैश फ्लोस, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एन इक्विवेलेंट एसेट एट द मेजरमेंट डेट, कॉस्ट ऑफ एन इक्विवेलेंट एसेट एट द मेजरमेंट डेट कंप्राइजिंग कंसिडरेशन टू बी पेड प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट दैट वुड बी इनकर्ड, 20 रुपए आने वाला खर्चा भी, ठीक है, और आगे लायबिलिटी का भी मैंने लिख दिया, जरूरत नहीं है। तो इसको ना उर्फे आम में इनको एग्जिट वैल्यूज भी कहते हैं। आप फेयर वैल्यू या वैल्यू इन यूज कब निकालते थे? आप सोचते थे अगर मैं ये आज एसेट बेच दूं, वैल्यू इन यूज निकालते हुए भी, रिकवरेबल अमाउंट निकालते हुए भी आप ये कहते थे ना, अगर आज बेच दूं तो इतने का बिकेगा, यूज किए जाऊं तो, ठीक है ना, तो वो एग्जिट वैल्यूज होती हैं। लेकिन ये एंटिटी वैल्यू, एंट्री नहीं, एंटिटी अपनी एक वैल्यू निकालती है एसेट की। ये बाजार में बिकने वाली वैल्यू फेयर वैल्यू है, लेकिन बाजार में बेचने जा रहे, मैं कह रहा हूं इस जैसा अगर मैं खरीदूं बिल्कुल नया तो वो 160 का है। ये एंटिटी ने अपनी एक वैल्यू बनाई है। ये तो हो गई ना रिप्लेसमेंट कॉस्ट, हमने फिर उसमें से 2 साल की डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दी थी, तो वो फिर एंटिटी वैल्यू है, ठीक है। तो बहरहाल ऐसे लिखा हुआ कभी आ जाए तो उसको भी देख, 1 बाय 1 ही कर लो, मेरे ख्याल में वैसे नजर नहीं आ रहा। ये सारा दोबारा बाद में करते हैं, पहले इतनी तस्वीर खींच लें जिसके अंदर सिर्फ ये फोकस करना है आपने, हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट वैल्यू में फ़र्क क्या होता है, फिर करंट वैल्यू को अलग कर लेते हैं। अब नज़र आ रहा है सही बच्चों? अब तो हो जाएगा ना कैच। डन जी, जल्दी कर लें। कॉमनली हिस्टोरिकल कॉस्ट, जैसे कैपिटल मेंटेनेंस में पढ़ाया था, कैपिटल मेंटेनेंस में जो वो आम वाला मैंगो वाला जो मनी टर्म्स वाला था वो हिस्टोरिकल कहलाया था, और वही यूज होता है। इवन रियल टर्म्स वाला भी कोई नहीं यूज होता, फिजिकल वाला तो गया और तरफ, तो ठीक है ना, वो लिखवाया भी तो, उनके नाम भी लिखवाए थे। तो नॉर्मली हम हिस्टोरिकल को, और ये चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाता हूं, देख तस्वीर पहले पूरी बना लो, ये बात याद रखना। इधर देख, ये अल्लाह करे अब ये पूरा आ जाए, ये जरा थोड़ा सा नहीं आ रहा, मैं आगे आ गया हूं या वैसे? वैसे तो मैं स्मार्ट से ही हूं, लेकिन चलें। ठहर जाओ यार, कुछ बच्चों को भी मसला हो रहा है। ओला ठहर यार, कुछ बच्चों के कैमरे नहीं भी सही होते, वो कहाँ जाएंगे? ये फिर लिख लेना अपने पास घर जाके, ये वो तस्वीरें तो खोल के नहीं देखनी है आपने जब फ्रेमवर्क आज जाके, जब आप कल गए होंगे चीज़ें लिख ली होंगी जो मैंने लिखवाई थी, नहीं तो आप लिख लेंगे
ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ताकि फ्रेमवर्क का टॉपिक भी आपका ये एक जगह पे इकट्ठा हो। आपके 4 टेबल्स बने हुए हैं और आपने चैप्टर पढ़ना है, आपका 15 से 20 मिनट में ये रिवाइज हो जाएगा। ये इसलिए बनवाए हैं, ना कि इसलिए कि आप हमेशा फिर जब भी आए मोबाइल खोलें, तो मोबाइल खोलें तो फिर 2 घंटे बाद वापस किताब पे जाए। तो ये रिस्क नहीं लेना, इसको सफ़े पे बना लीजिएगा। ये अब आपको लिखवाने में ना टाइम लग जाना था, तो फिर मैंने कल रात को लिख लिया ये बैठ के, ताकि आपका टाइम ना ज़ाया हो। लेकिन फिर भी 1 घंटे के करीब 40 मिनट तकरीबन हो गया, अभी तक हम एक चैप्टर से आगे नहीं गए। तो इसीलिए इन्हीं बातों से मुझे लगता है कि शायद कल भी आना पड़ जाए। लेकिन अगर चीज़ें ऐसी रह गई कि जो मुझे लगा कि 2-3 घंटे में हो जानी है, तो फिर सुकून है, फिर इंशाल्लाह जोहर के बाद मिल लेंगे। और थोड़ा लेट भी हो गए तो हाँ जोहर साथ जुम्मा भी है ना, जोहर मतलब कि हमारी ब्रेक जो होती है 2 बजे फिर शुरू करेंगे। अच्छा जी, अपना उसके बाद जी ये देखें, ये मैंने आपको बताया था, इसका नाम क्या है? इसका नाम हिस्टोरिकल, यही यूज़ होता है, ठीक है। इसको कांस्टेंट परचेजिंग पावर और इसको करंट कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहते हैं। ये आपने पहले से ही तस्वीर बना ली हुई थी, ठीक है ना। ओके, तो बस इतना सा टॉपिक था। अब इधर देखें जी, पास पेपर्स जो करने होंगे मैं रिवीजन प्लान में डाल दूंगा इनमें से, ठीक है। वरना आप खुद भी बैठ के आराम से ऐसे कर लेंगे, मसला कोई नहीं है, ठीक है। आपकी जिस वक्त असाइनमेंट है ना जी, असल में वो असाइनमेंट ये है कि आप अपना नॉलेज टेस्ट करें कि मैंने तो बस पढ़ा के जान छुड़ा ली, कुछ समझ भी आई कि नहीं। तो ऑल MCQs आपके हो सकते हैं, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे। लेकिन ये अभी इसलिए फ़ौरन कह रहा हूँ कि अगर हम आज ही, कल की बजाय आज ही कंक्लूड करते हैं, तब भी आपकी 11 बजे से तकरीबन 2 बजे तक ब्रेक बनेगी, 11:15 से 2, उसमें ये कर लेना है, ताकि अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझसे पूछ लो, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ ही आप इस सवाल को भी अटेम्प्ट करेंगे अभी, मतलब अभी का मतलब आज ही आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, अल्लाह ने चाहा तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि चैप्टर भी पढ़ लिए। पास पेपर इसलिए नहीं कह रहा कि वो मैं 2-3 कर लूँगा, उसमें भी यही चीज़ें हैं, लेकिन आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि यार फ्रेमवर्क पढ़ लिया हमने, हालांकि 1 दिन का काम है, लेकिन मैंने 2-3 दिन पे फैला दिया क्योंकि साथ और चीज़ें भी चल रही थी। ज़्यादा स्ट्रेटजी इस तरह से रखी है कि हर चीज़ को थोड़ा 2-3 चीज़ें चल रही हैं, साथ साथ चल रही होती थी, लेकिन ज़रा टाइम दूसरी को ज़्यादा मिल जाता, ठीक है ना। तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ इस चैप्टर में यही कुछ था। मैक्सिमम क्या आई के सारे क्वेश्चन बैंक भी हमने कर लिए हो गए, पास पेपर भी कर लिया, रिसेंट वाला, दूसरे वालों में कोई काम की चीज़ होगी तो बता दूंगा, वो मैं आपको रिवीजन प्लान में लिख दूंगा। तो इसका मतलब हमारा टॉपिक तैयार है। तो ये दोनों काम आपने, सारे MCQ फ्रेमवर्क के और ये क्वेश्चन जो रिसेंट टाइम में आया है, ये आपने अगर कल पे गई क्लास तो घर जाके कर लेना है, जाहिर है दूसरी ब्रेक में बता दूंगा। और अगर आज ही हमने जोहर के बाद, जुमा के बाद मिलना हो, तो फिर उससे पहले 2-2.5 घंटे की ब्रेक आएगी, उसमें ये लाजमी कर लेना है, ओके। ठीक है जी, डन हो गया। चलें फिर EPS की तरफ मूव करते हैं। काफ़ी काम करना है EPS में, तो अभी माइल्स वाला सवाल शुरू किया हुआ था, काफ़ी काम लग रहा है, 4-5 सवालों के नोट। मैंने कहा रिसेंट टाइम में कुछ बच्चे कह रहे थे रिसेंट टाइम का सवाल पूरा नहीं हुआ था, टेस्ट में हालांकि आया था, तो मैंने कहा वो सवाल पूरा करेंगे। तो कल तक मेरा कोई प्लान नहीं था, आज फिर मैंने वो भी डाल दिया इधर, उसका नोट भी बना लेंगे फिर। मतलब जब करना ही है तो फिर नोट वाला काम कर रहे होंगे तो इसका नोट रिवीजन भी हो जाएगी ज़रा, ठीक है। वैसे अभी NPO की थ्योरी सिर्फ है पड़ी हुई। अब ये देखो NPO की थ्योरी ब्रेक से पहले आती है, ब्रेक के बाद। अगर तो ब्रेक के बाद जाती है तो फिर मैं कुछ वादे शादे करके ही आपके साथ के आज ख़त्म करना है। उसमें वादे यही होंगे कि फिर ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि 7 भी बज सकते हैं, 8 भी बज सकते हैं, और ये बातें पता लगेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो कुछ 10 साढ़े 10 बजे कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं।
ठीक है, लेकिन मिलना तो है ही है, ये तो मुझे नज़र आ गया। थले गल है भाई, मिलना तो है ही है, हमने वो नज़र आ गया मुझे जो स्पीड चल रही है, लेकिन कितनी देर के लिए मिलना है ये डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह ब्रेक के करीब। और उसका करते हैं ज़रा थोड़ा सा और मुझे क्लियर हो लेने दो टाइम शाइम, तो फिर इंशाल्लाह तुम्हारे मनोरंजन का इंतज़ाम करते हैं। और ये रहम ही है, अगर मैंने कल बुलाया ना तो कल सुबह कितने 7 बजे से 8 से 3 सर कह रहे हैं, 2 कह के 3 तक ले जाना है सर ने। अब फिर सर ने जब 3 तक ले जाना है तो उसके बाद फिर अगर मैंने पकड़ लिया तो फिर मेरे ख्याल में तो स्ट्रेचर पे जाना पड़ेगा आपको वापस, तो उससे बेहतर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ज़रूरत नहीं है। जो काम हो सकेगा ना और सही सही होगा वही करवाऊंगा बेटा। आप मेरी नीयत पे शक कर रहे हो क्या? तो टेंशन क्यों लेते हो फिर यार? बस जो करवा रहा हूँ कर ही जाओ ना यार। हम सारे इसी को ही हैं, आपको क्या है? ये भी बना लाया हूँ आपके लिए मैं आज घर से, ये गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए। बहरहाल अभी नहीं, हम यहाँ थे, हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। ये मैंने नोट बनाया था आपके साथ। जगह ज़रा खुली डुली कर लें क्योंकि अब कम वध जाना है। ये क्या हुआ? अच्छा जी, आप वॉल्यूम 2 में ही है ना, ये वॉल्यूम 2 के लेक्चर नोट्स ओपन कर लें। हाँ जी ईपीएस आधे घंटे का टारगेट है वैसे तो, बाय द वे मेरा, कि ये सारे नोट्स हमने बना लेने इंशाल्लाह, लेकिन अब ये तो मेरा टारगेट है ना। सोचा तो ये था कि आधे घंटे से भी कम में फ्रेमवर्क फड़का देना है मैंने। अभी भी आप लोगों का दिल तो नहीं था, काम इन्ना की सी ताड़ा सी, चल भाई चलिए। अच्छा जी, माइल्स लिमिटेड वाला क्वेश्चन करवाने की मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत है। इसका नोट आपके सामने बनवाया था क्लास में, लेकिन फिर बनाया ताकि एक कॉन्टीन्यूटी के अंदर अब हमारी बात चले, ठीक है। अच्छा जी, ये कहाँ से आ गया भाई? अच्छा बच्चों, अब 1 बाय 1 आगे क्वेश्चंस बढ़ाते हैं, ठीक है। और अब मैं आपके साथ जिक्र करूंगा एक ऐसे क्वेश्चन का जिसमें सिर्फ बेसिक ईपीएस ही होगी लेकिन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन भी होगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी किताबों के अंदर ओपन फरमाएंगे ईपीएस के चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 38, जो कि पेज नंबर है जी 529। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को ज़रा क्विकली कर लेने का दिल कर रहा है ताकि क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाए और फिर साथ ही नोट बना डालेंगे, ठीक है। इन द ईयर 31 दिसंबर 1 एंटिटी जी मेड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 3500 ऑफ दिस 3000 वॉज फ्रॉम कंटिन्यूइंग एंड 500 फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। इट पेड ऑर्डिनरी डिविडेंड, इसको हमने काट दिया था कि ऑर्डिनरी डिविडेंड तो कभी भी ईपीएस की कैलकुलेशन में हमने नहीं देखना होता, ठीक है ना, वो तो इन्हीं को मिलना होता है जो निकाल रहे होते हैं।
ठीक है। नहीं ऑर्डिनरी डिविडेंड की बात कर रहा हूँ। हाँ, प्रेफरेंस डिविडेंड हो और वो भी कौन सा वाला, इररिडीमेबल, तो उसको माइनस करते हैं। लेकिन ये प्रेफरेंस डिविडेंड भी रिडीमेबल निकला था क्योंकि उसने कहा था कि ये लायबिलिटीज, याद आ रहा है सवाल, ये ऐसे ही आपको याद आएगा सब कुछ जब आप रिवीजन करने बैठेंगे, ये सवाल की बातें भी याद आएंगी आपको जो आपने की होती हैं। बस आपका वहम होता है कि हमें भूल गए कुछ पुरानी चीज़ें। जाहिर सी बात है 2-3 महीने पहले की हुई चीज़ नेचुरल है कि जहन में नहीं नज़र आ रही होती कि कहीं पर पड़ी हुई है। लेकिन पर्चे के अंदर ये सिचुएशन कभी नहीं होगी। सिलेबस आपने 4-4.25 महीने में पूरा किया है, लेकिन अब इस 1 महीने में आपने 3 रिवीजन करके पर्चे में जब बैठे होना है तो फिर ये वाली सिचुएशन नहीं होनी। एक बार पढ़ा, 3 रिवीजन की, या फिर भी ऐसे फिर भूला नहीं होता, फिर पर्चे के अंदर रिकॉल हो रहा होता है और पर्चे के वक्त जाते हुए कॉन्फिडेंट बंदा होता है कि हाँ चीज़ें मुझे याद हैं और होती भी हैं। कोई लग भी रहा होता है नहीं है तो वो भी याद होती है, वो सिर्फ वहम होता है आपका, ठीक है। अच्छा, क्योंकि देखो अब मैंने कोई और क्वेश्चन अगर किया हुआ ओपन करूंगा ना, किया हुआ क्वेश्चन, तो आपको सारी बातें याद आ रही होंगी जो क्लास में की हुई हैं। तो जब मेहनत की है सेशन के दौरान तो बस इसको 1 महीने के अंदर कैपिटलाइज करना है, इसको माफ़ी नहीं देनी वरना मारे जाओगे। और अगर कर गए कैपिटलाइज 1 महीने को तो जो कमी बेशी रह गई थी वो भी इंशाल्लाह अल्लाह पूरा सेशन टिका के पढ़े। आखिरी महीना नहीं पढ़ोगे तो बहुत चांसेस हैं फेल ही होगे, तकरीबन समझ लो कि 99% चांस है कि फेल हो जाओगे। सारा सेशन टिका के पढ़े हो, आखिरी महीना नहीं पढ़े हो ना तो 99% चांसेस है फेल होने के। और अगर सेशन सारा सिर्फ क्लासें ली, बस मार के पेपर टेस्ट पास हो जाता था, बस क्लास में बेइज्जती के डर से कभी काम कर लिया, लेकिन पढ़ते रहे, चलते रहे, साथ साथ कोशिश करते रहे, होमवर्क भी कर लेते थे, पर कोई शाइनिंग स्टूडेंट नहीं थे, मेरी तरह के थे कोई, तो आखिरी महीना टिका के पढ़ लिया तो 99% चांस है कि इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। तो इतनी सी बात है, ये आखिरी महीने की अहमियत को समझें आप। बहुत सारे अच्छे बच्चे फेल हो जाते हैं इस आखिरी महीने के अंदर, बहुत सारे अच्छे बच्चे ना पढ़ के। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, बीमार हो जाते हैं बच्चे ऐसे ही खामखा में, पता नहीं क्यों बीमार, टेंशन से हो जाते हैं, ये क्या चक्कर है। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना। ये आखिरी महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी एक जगह टिक के बैठ जाना, आज ही डिसाइड कर लेना कि मैंने घर जाके पढ़ना है या हॉस्टल में पढ़ना है। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मैस, ठीक है ना। कोई आ रहा है जा रहा है, 2-3 दिन बैठे, नहीं पढ़ा गया, फिर चले गए घर, 2-3 दिन वहाँ नहीं पढ़ा गया, फिर वापस आ गए। 2-3 दिन तो वैसे टेम्पो बनने में लगते हैं भाई। तो बस डिसाइड करो एक बार और फिर उस पर अड़ जाओ कि जो करना है आज पहले डिसाइडेड हो। घर जाना है तो फिर जिस दिन क्लासें खत्म हो बिस्तरा पैक घर, और यहाँ रुकना है, आउट स्टेशन वालों की बात कर रहा हूँ, बाकी तो लाहौर के तो लाहौर में ही है, और यहाँ रुकना है तो पहले दिन ही आपका डिसाइडेड हो। बच्चों यहाँ बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं प्रैक्टिकल, अपना तजर्बा, अपने दोस्तों का, साथ वालों का तजर्बा, और उसके बाद टीचिंग लाइफ का तजर्बा। प्लीज़ ऐसे नहीं करना, ठीक है। चले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये महीना भाई। बैठो भाई, जब भी आओ मुंह उठा के कहीं भी बैठ जाओगे, हैं मतलब। अच्छा तुम पीछे मुड़ के देख रहे हो तो मैं उसकी जगह भेज देता हूँ, उसको यहाँ बिठा लेता हूँ, वैसे मैं उससे दूर नहीं बैठ सकता ज़्यादा। आओगे पहली रो में, पहली रो में बिठाओगे इसको, आ जा पहली रो में आ जा। ये सब के लिए ही एक जैसी मेरी फीलिंग्स हैं, कोई किसी एक के लिए नहीं। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कुछ लोगों को साइड पे कहते कितनी सुकून से क्लास चल रही, मतलब आज मेरे दिमाग पे कोई बोझ नहीं पड़ रहा। अभी भी वो हिट लिस्ट पे हैं, आज मैंने मना किया हुआ है, कोई फजूल हाँ ना भी नहीं करनी। कुछ लोगों ने, तुम भी उनमें हो, ठीक है ना, तो हाँ ना भी नहीं कर रहे हैं और हम बड़े सुकून से पढ़ रहे हैं। चलें जी, अच्छा जी, तो फिर ज़रा ये अगर ओपन हो जाए तो अच्छा है, अगर ये ओपन हो जाए सवाल का सलूशन तो अच्छा है। नीचे सर पड़ा हुआ है, चलो रहने दो, अच्छा रहने दो आप रजिस्टर ना, और ना खोलो ना, मुसीबत में जल्दी करते हैं दोबारा। देखें जी, सबसे पहले तो मैंने आपसे रिक्वायरमेंट ये की है कि इसके मैंने कहा भी था रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं और रिलेटेड नोट्स। बनाया भी था इसका? नहीं बनाया था, नहीं बनाया था, होमवर्क दिया था। शुक्र है, अल्लाह करे सवाल यही वाला हो। यस, वर्किंग नंबर 1। वैसे ये बाद में करते हैं, मेन सफ़े के ऊपर वर्किंग नहीं शुरू कर देनी। अब ये सारी चीज़ें समझा करो, ये हर टॉपिक के साथ साथ ना टिप्स भी जा रही हैं। आप कहते हो जी भाईजान जाग जाओ, भाईजान जगा दो यार, मतलब कोई इसको यार गुंजाइश नहीं रहेगी हूँ, मतलब आखिरी क्लास है, ठीक है। अब थोड़ा एसी और तेज़ कराएं जी। ये पानी पिलाएं भाई को, पानी पिलाएं, वापस खा देना सारे ना, पीने लग जाना, मेरा मुखा ही ना देना, पानी पियो। आज लग रहा है कि जोहर के बाद हम दोबारा मिलेंगे और रात तक फ्री हो जाएंगे, लेकिन लग रहा है, पर ये तुम लोगों, कुछ लोगों, तुम्हारे समय चुप रहने के ऊपर डिपेंड करता है, चुप करके बैठो। अच्छा बच्चों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपने
सबसे पहली बात रिक्वायरमेंट पढ़नी है, ठीक है, और एक पास पेपर पुरानी वीडियो भी ढूंढ ली है मैंने, वो भी आपको मैं बता दूंगा जिसको ज़रूरत पड़े। अच्छा चलें, मैसेज आते रहते हैं, साकिब वर्किंग कर रहे होते हैं पीछे, आपको पता है जी। पहला सफ़ा रिक्वायरमेंट क्या है, इनकम स्टेटमेंट और रिलेटेड नोट्स बनाने हैं, तो पहला सफ़ा खाली छोड़ो उसके लिए, दूसरे सफ़े पे वर्किंग की हेडिंग दो, वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, वहाँ पे चलेंगे, ठीक है। पिया भाई पानी, चलो अभी भी ना, अगर जाग आए तो फिर खड़े हो जाना। अच्छा, अब ये होगा हमारा पेज 2, बस ये क्या, लेकिन मसला क्या है, मसला ये है, अच्छा ये इसको अवॉइड भी कर सकते हैं सिंपल सवाल के अंदर, वो देख लेते हैं अभी कैसे, क्योंकि आपको पता है कि हम ईपीएस का फॉर्मूला ही तो लिखते हैं, अर्निंग्स पर शेयर निकालने के लिए अर्निंग्स और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स देते हैं 3.1 नोट में, 31.1, जो भी आप नंबर लगाया हुआ आपने वही लगा लेंगे, ठीक है, तो ज़रा नंबर याद रह जाता है। तो मैं अब, सवाल का नाम क्या है, मैं अब नोट बनाना, एंटिटी जी, एंटिटी जी, एंटिटी जी, तुमने क्यों बोला एंटिटी जी, तुम चुप करके बैठो। अच्छा जी 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 जी, नहीं भाई बोले इतनी देर से सुकून में था सारा माहौल, तुमने इत्याश पैदा कर दिया। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे और फॉर द ईयर एंडेड भी लिखना होता है। एक ही साल है, सुभान अल्लाह, फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ ही बनाने लग गया, चलो उठा के फिर यहाँ से नोट को ले जाएंगे, ठीक है ना, कंपैरिजन में ज़रा नोट बनाने हैं ना वहाँ पे, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर X1, ईयर 1, लो गिवन क्या है जी, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट गिवन है जी 31 दिसंबर, कोई ज़रूरत नहीं है कॉन्टिन्यूइंग डिसकॉन्टिन्यूइंग अलग शो करने की, बस प्रॉफिट शो कर दो, ठीक है। प्रॉफिट कितना जी, अच्छा वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो ईपीएस में ज़रा आसानी हो जाए, मैं इसके लिए अलग कर भी सकता हूँ, लेकिन आसानी की ज़रूरत मुझे है नहीं वैसे बाय द वे। पहले इस तरह से करके देखते हैं, अगर आपको कंफर्टेबल ना हुए तो फिर मैं कॉन्टिन्यूइंग डिसकॉन्टिन्यूइंग को अलग भी कर दूंगा, ओके जी। प्रॉफिट 31 दिसंबर X1 का कितना है बोलो, X1 जी 1000 में, रुपीज़ इन 1000 में सवाल करते हैं, 3500, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद यहाँ पे मैंने डबल अंडरलाइन कर दी, अगर आपको बात समझ में ना आई तो फिर मैं प्रॉफिट को तोड़ के लिख दूंगा, कॉन्टिन्यूइंग का 3000, डिसकॉन्टिन्यूइंग का 500, ठीक है। अच्छा उसके बाद जी यहाँ पे मैंने निकालनी है बेसिक ईपीएस और डायल्यूटेड ईपीएस, सवाल में कोई नहीं है तो बेसिक एंड डायल्यूटेड सेम ही होगी, बेसिक एंड डायल्यूटेड, पर्चे में प्लीज़ इसको ईपीएस लिखना, फास्ट फॉरवर्ड में सुनने वालों पर्चे में इसको प्लीज़ पूरा अर्निंग्स पर शेयर लिखना। अच्छा जी, तो लिख देता हूँ, चले रहने दें, ठीक है आप लिख लेंगे, मैंने बोल दिया आहिस्ता आहिस्ता भी, बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इसमें कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं सवाल में, ठीक है। अच्छा अब ये फिगर निकालनी है, ये निकली हुई है वैसे तो, कॉन्टिन्यूइंग की 3 है, डिसकॉन्टिन्यूइंग की 0.5 है, तो टोटल कितनी बनेगी, तो ये 3.5 टोटल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शो किया 3.5। अच्छा अब इसका एक हल होता है, वो हल ये होता है, चाहो तो फेस पे, चाहो तो नोट्स में जाकर इस 3.5 का ब्रेकअप शो कर दो, ये आपकी मर्जी होती है, मैं फेस पे शो करना सिखा देता हूँ आपको, ठीक है जी। लो एक डिब्बा बनाया, डिब्बे में केक डाल देते हैं जी, बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस कॉन्टिन्यूइंग 3.0 थी और डिसकॉन्टिन्यूइंग, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट थी, आपको याद है डिस्क्लोजर्स पढ़ाए थे तो उसमें पढ़ाया था कि डिसकॉन्टिन्यूइंग और कॉन्टिन्यूइंग की अलग अलग शो करनी होती है, चाहो तो फेस पे अलग अलग शो कर दो, नहीं तो
एक मिनट, ये अभी साथ ओपन करके देख ही लें फिर। अब ज़रा बताओ डिस्क्लोजर किस सफ़े पे लिखे हैं। किताब तो आप लोगों के पास है ही, चलो रहन दो, तुम लोगों ने विशाल लगा देना। ये देखो मैंने ढूंढ लिया। चल उसने कह दिया जो कहना था, अब अगली बात मैंने कहनी है। अच्छा जी, इफ देयर इज अ discontinued operation, basic EPS and derived from discontinuing should be shown either on the face of statement of profit or loss or in the notes। तो ऑप्शन है ये पेज नंबर 534 पे मैंने पढ़ाया डिस्क्लोजर में ऑप्शन है, तो मैंने कौन सा ऑप्शन चूज कर लिया है, फेस पे। इजी हो जाता है बंदा जरा, ठीक है। चलो बस इतनी सी ज़रूरत थी, ठीक है। अब चलते हैं, अब जाकर हम इसका नोट में, वैसे मैं अगर लास्ट टाइम की बात करूं, मैं लास्ट टाइम थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसको बाय द वे। चलो ठीक है, जाने दो, चेंज ना करो। अलग अलग जो है ना भाई, अलग अलग सिर्फ फेस के ऊपर ईपीएस को शो कर दो, मेरा सारा सवाल ही गुम हो गया। अलग अलग फेस पे सिर्फ ईपीएस को शो कर दो, और जो ईपीएस है ना, अब उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी यूज़ कर लो। उससे फ़ायदा क्या होगा, देखो 3000 और 500 टोटल कितना बना, 3500। तो जो मैंने यहाँ पर अर्निंग्स और वेटेड एवरेज शेयर्स लेने हैं उसमें 3500 लिख लेता हूँ, वो सही है ना। बेसिकली मैंने 3.5 बताना है कि कैसे निकला, 3.5 कैसे निकला ये बता देते हैं। आगे ब्रेकअप हमने वैसे ही दे दिया, वर्किंग के अंदर हमने ये काम किया हुआ, ठीक है ना। ये ज़रा इजी है, इससे ज़रा नोट्स कम बनेंगे, ठीक है जी। ये जी मेरी इनकम स्टेटमेंट होगी मुकम्मल, एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब मैं जाऊंगा नोट्स की तरफ, एंटिटी जी, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा लिखना पर्चे में। ये जो डबल स्पीड में सुन रहे होते हैं ना, उनके लिए मैं स्लो कर देता हूँ ताकि ये बात तो कम से कम सुन लें। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर x1, फॉर द ईयर एंडेड भी पूरा लिखना जी। नोट का नंबर कोई बता दो, कभी इस भाई की भी मान लें। किसने बोला एक, वैसे एक तुमने बोला, आज तुम्हारी मान ली, ठीक है। जान दे तो यहाँ पर नोट्स का रेफरेंस होता है। अच्छा यहाँ पे ऐसे नोट्स नहीं लिखना सर, हमने ऐसे नहीं लिखना, तो यहाँ पे नोट 1 लिख दिया करो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। N1 लिख दिया करो, नो इशू एट ऑल। नोट नंबर 1, ठीक है जी। नोट नंबर 1 किसका है जी, अर्निंग्स पर शेयर का, अर्निंग्स पर शेयर। और यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखानी थी, किसी बात पे कहा था, किस पे दिखानी थी वैसे, जाओ यार, तुम लोग याद ही नहीं कराते, इतनी कोई मतलब अहम तो नहीं, मतलब बड़ी मज़े की बात, अच्छी बात थी। अच्छा जी, अर्निंग्स पर शेयर में मैं पहले निकाल रहा हूँ 1.1 में बेसिक अर्निंग पर शेयर, ठीक है जी। बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला बताइएगा, अर्निंग्स ओवर वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स। अर्निंग्स, हाँ वो पता ही है, अर्निंग्स, बस अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वही होती हैं, ठीक है। तो पूरी बात अगर लिखें तो, बहरहाल पूरी हम नहीं लिख रहे बात, ठीक है। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय, ये वेटेड एवरेज भी पूरा लिखना है आपने, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ये क्या है जी, ये रुपीज़, ये अर्निंग्स रुपीज़ में होती हैं, और ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है ना। यूँ लिख सकते हैं हम, ज़्यादा अच्छा हो जाए, वेटेड एवरेज शेयर्स और ये नंबर्स में, ओके। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे क्या ख्याल है जी, बोलें अर्निंग्स, बोलें अर्निंग्स। अर्निंग्स 3000 और 500 कितनी, 3500।
अब ज़रा थोड़ा सा स्मार्ट करना पड़ेगा मुझे माजरत के साथ। वेटेड एवरेज शेयर्स नंबर, ज़रा सब नोड भी लिखने पड़ेंगे ना, ठीक है, ओके। और वेटेड एवरेज शेयर्स कितने यूज़ किए हमने? 1 मिलियन 1000। इनको डिवाइड करो 3.5। लो जी, हो गया रेकनसाइल। और ये क्या आ गई जी हमारी? ये आ गई हमारी अर्निंग्स पर शेयर। ईपीएस लिख रहा हूँ मैं, आपने पूरा लिखना है, ओके, अर्निंग पर शेयर। अब उसके साथ ही हम अगला नोट क्या बनाएंगे? सुभान को थोड़ा सा और आगे लाएं ताकि नीचे तरतीब में चल रहे हैं नोट्स, आप सामने सामने देख रहे हैं जी। नोट कौन सा बनेगा जी? कल वाली बात याद करके बता दें। अगला नोट क्या बनेगा? नहीं है इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, मैंने माना इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, लेकिन वर्किंग बना लो ना, पर्चे में ना हो तो मत लिखना, लिख दो तो हर्ज भी कोई नहीं है। रेकन्सिलिएशन ऑफ व्हाट जी? रेकन्सिलिएशन ऑफ, ये ना इसको ये कर लेते हैं, नोट को ना ऐसे गोल दायरा लगाते हैं प्यारा सा, ठीक है, ओके। तो 1.2 में हमने रेकन्सिलिएशन बनानी है, जो कि आज तो कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन पड़ सकती है। ये रेकन्सिलिएशन होगी, मैं सिर्फ रिकॉन लिख दूं, ये रेकन्सिलिएशन होगी ऑफ प्रॉफिट, ऑफ अर्निंग्स विद प्रॉफिट, चलो यूं कर लो, क्योंकि हम अर्निंग्स विद, यार थोड़ा सा आगे ले ही जाते हैं फिर, अब इतनी लड़ाई जब चल ही रही है तो क्या ख्याल है? उन्हें डब्बा दोबारा बना लें, डब्बे का क्या, केक तो अंदर ही ना अभी भी। अब मेरे ख्याल में तो काफ़ी होगी जगह, नहीं तो मैं थोड़ी बहुत शॉर्ट फॉर्म और यूज़ कर लूँगा। असल में मैंने ना यही वाला फॉर्मेट आगे भी यूज़ करना है अगले सवाल में, बेहतरीन। सिर्फ उसके अंदर फ़र्क ये था, थोड़ा सा शायद डाटा बदले, लेकिन ज़्यादा फ़र्क ये था कि उसमें असल में प्रेफरेंस इररिडीमेबल वाले प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ रहा था, इररिडीमेबल वाला। अच्छा जी, तो अब अगला काम हम कर रहे हैं, रेकन्सिलिएशन ऑफ अर्निंग्स विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या जो भी लिखा हो, ठीक है ना, आफ्टर टैक्स ही होता है वैसे तो, लेकिन हमारे सामने सिर्फ लफ्स प्रॉफिट लिखा हुआ, तो बस प्रॉफिट लिख दिया मैंने भी। अगर सवाल में पीबीटी हो तो पीबीटी लिख लेना आप, ओके। अच्छा, अब इसमें हम लिया करते हैं जी जो अर्निंग्स, बल्कि यह जो प्रॉफिट, अच्छा तरतीब भी वही रख लें ज़रा, इससे याद रह जाएगा। अब देखो काफ़ी सारे नोट बनाने हैं, एक जैसे बनाने हैं तो एक जैसे बनेंगे, ज़रा इजी रह जाएगा। अर्निंग्स, रेकन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट विद अर्निंग्स, और हम इसमें, ताकि हमें ये याद रहे ना कि हमने इसमें पहले प्रॉफिट को रखना होता है और फिर जो कोई इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो, माइनस करके फिर अर्निंग्स निकालनी होती हैं, ताकि ये एक जैसे ही बने सारे के सारे, ठीक है। तो बताएं जी, प्रॉफिट कितना है जी सवाल में गिवन? 3500, और प्रेफरेंस लेस करेंगे इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ इररिडीमेबल। जी बच्चों, कोई नहीं है? अच्छा, तो हमारे पास आ गई अर्निंग्स, ये हमारा पहला सब नोट बन गया। एक और चीज़ भी आपको दिखाई थी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अगर आपको याद हुआ तो क्या ही बात है। वो चीज़ क्या थी? डायल्यूटेड ईपीएस, डायल्यूटेड ईपीएस नहीं है, मतलब डायल्यूजन नहीं हो रही है, तो जो बेसिक है वही डायल्यूटेड है। उसके लिए एक जुमला लिखा था नेस्ले वालों ने, याद है? नेस्ले यहाँ पे नहीं, नेस्ले यहाँ पे पड़ा है, नोट नंबर पता नहीं कौन सा था, चलो यहाँ से देख लेते हैं। ये रही हमारी ईपीएस, ठीक है जी,
बेसिक एंड डाइल्यूटेड, ये तो हमने भी लिख लिया है, पहले ही लिख लिया है ना, क्योंकि नज़र नहीं आया। बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। उसके बाद नोट 33 में गए हम। ये जी, ये हम यही ही हम बता रहे हैं। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एनी अर्निंग्स, वेटेड एवरेज शेयर्स और बेसिक ईपीएस ऐसे निकली। और फिर मैंने ये जुमला पढ़ाया भी था, देयर इज नो डाइल्यूशन इफेक्ट ऑन द बेसिक ईपीएस एज कंपनी हैज नो सच कमिटमेंट्स। तो ये वाली लाइन लिखेंगे हम। किथे गया भाई सवाल? देयर इज no effect of dilution on basic EPS as the entity has no convertible instruments। यही लिखा हुआ था आपको? चलो यही ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स, यही कमिटमेंट्स। वो फिर याद ना रहे तो याद रह जाता है। ठीक हो गया जी। तो इसलिए हमने ऊपर जो लिखा है वो बेसिक एंड डाइल्यूटेड लिख दिया। ले जी, ये नोट आपके होमवर्क में था। ठीक है, जी बच्चों, अभी भी ज़रा प्रैक्टिस जारी रखते हैं। एक ऐसे बिजनेस की ईपीएस निकाल रहे हैं जिसमें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन भी है। माइल्स वाले सवाल में सिर्फ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाले को देख लिया था। डिसकंटिन्यूड के अंदर मैंने जान छुड़ा दी आपकी। अभी सिर्फ क्या कर लिया, सारा काम वैसे ही करके बेसिक वर्किंग में की होती है ना, बेसिक अर्निंग कंटिन्यू डिसकंटिन्यू के अलग अलग, तो उसमें ऐड कर लो। अगर कभी ऐसे हो जैसे ये नज़र आ रहा था 3 और 0.5 था, तो आपने ऐड करके 3.5 लिख दिया। कभी ऐसा भी तो हो सकता था 3 और 1 माइनस होता, 1.5 माइनस होता लेट्स से, तो फिर क्या करते, नेट करके 2.5 यहाँ पे शो कर देते और नीचे जब ब्रेकअप देते तो 3 और नेगेटिव साइन। तो इस तरह सिर्फ ये यहाँ पे कर दो, तब बाकी सिंपल रह जाएगा सवाल, फिर मसला नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन 2 आपने किया था, इसका तो मेरे पास सोल्यूशन भी नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। तो कोई नहीं, हम वर्किंग्स को पकड़ लेते हैं, उनको भी कॉपी कर लेते हैं और अपने सवाल के हिसाब से उनको कर लेते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, कहाँ ले जाऊँ? यहाँ रख लो। वर्किंग्स तो फिगर ही चाहिए ना बस एक बार जी। सवाल क्या था आपके होमवर्क में? 38। ये क्वेश्चन नंबर 37 है। करवा दिया था वो भी मैंने, तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ मैंने कहीं, शायद आगे पीछे कहीं लिखा हुआ, मैं ले गया हूँ वहीं सज्जे खब्बे नहीं है। चलें ठीक है, छोड़ें, अब हो जाता है 1 मिनट में। जी बच्चों, एंटिटी जी मेड अ प्रॉफिट सेम है, फ्रॉम कौन, ये भी सेम है। ओहो, लॉस हो जाता काश। इसको सवाल को बदल लें, बदल के घर कर लें। अच्छा, इट पेड ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 150 एंड प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ 65। सबसे पहले तो ऑर्डिनरी डिविडेंड को काटा वाटा कर दो। उस वक्त हम सीधी लाइन लगाया करते थे, फिर हमने स्नेक हमारे पास आया था कैश फ्लो के टॉपिक में, ऐसे ही है या आइए सेट में आ गया था, कैश फ्लो में आया था। चलें जी, इट पेड प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ 65, ऑर्डिनरी तो गया, अब प्रेफरेंस सिर्फ तब आएगा
जब इरिडीमेबल होगा। पिछले सवाल में उसने लिख दिया था कि क्लासिफाइड प्रेफरेंस शेयर्स आर क्लासिफाइड एज लाइबिलिटीज, तो हमने कहा था इसको भी इग्नोर कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है आज वो, द प्रेफरेंस शेयर्स वर करेक्टली क्लासिफाइड एज इक्विटी। इसका मतलब ये प्रेफरेंस डिविडेंड तो रेलेवेंट है। जा रहे हो, नहीं आओगे क्या? बड़ी अहम क्लासें हैं। अच्छा जी, तो जी जल्दी से देखें। प्रेफरेंस डिविडेंड 65 का, प्रेफरेंस डिविडेंड 65 का सवाल में आए, और यहाँ पे आके हमने देखा इस वर्किंग में ये तो 3000 ही है, ये भी 3500 ही है, लेकिन 3000 में से हमें जी क्या फ़र्क पड़ेगा भाई सोल्यूशन पे? ये जो 3000 मिलियन है, 3 मिलियन, इसमें से क्या माइनस कर दोगे? 65,000। तो ऊपर भी मैंने 1000 लिख पूरी फिगर लिखी है ना यार अब वर्किंग में। जी अच्छा, ऊपर वाला 3 मिलियन मिटाऊं, फिर उसको करूं, फिर नीचे वाला 1 मिलियन मिटाऊं, उससे बेहतर है मैं इसको 65 लिख लूं, 65,000 पूरा। जी बताओ आंसर। 2.94 पर शेयर, ठीक हो गया जी। जबकि इसके बारे में हमने कहा था इसमें से डिविडेंड, ये वाला डिविडेंड माइनस नहीं करना, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पर आए, बाकी सब तो सेम था, लेकिन ये 2.9 हो गया। 2.9 कर दूं बस, अगर ये 4 भी उड़ा दें तो ओके, राउंड कर दिया ओके। और 0.5 वैसे का वैसे ही है, तो ये टोटल कितना बन गया? 3.4। अब अर्निंग्स में आए और वेटेड एवरेज शेयर्स में आए तो ये 3.5 आ रहा था। मसला क्या आया कि जी प्रॉफिट में से हमने, अब यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा वर्किंग करके, प्रॉफिट में से हमने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया जी 65 का, तो कितनी अर्निंग्स आई हैं? बोलो बोलो। 3435। ये 3435 को इधर लाते हैं। अब ये मसला करेगा थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं। 3435 को इधर लाते हैं, डिवाइड करते हैं जब 1000 से, तो क्या आंसर आता है? राउंड हो रहा है तकरीबन, लेकिन आपको एक मसला आ रहा है। वो मसला ये आ रहा है कि हमने यहाँ पर इस प्रेफरेंस डिविडेंड को सिर्फ इस ईपीएस के निकालने में इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। तो इसके लिए अब छोटी सी वर्किंग का रेफरेंस ही देना हमारी मजबूरी है, ठीक है, वरना काम वहाँ पर बढ़ जाएगा ज़रा ज़्यादा। अगर आप करना चाहो इस सूरत के अंदर कि जी हमने इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड को चूँकि माइनस किया है, तो फिर अर्निंग्स को आपने कॉन्टिन्यूइंग और डिसकॉन्टिन्यूइंग को अलग अलग आपको दिखाना पड़ेगा। ये फिर आपकी मजबूरी बन रही है, ठीक है। तो या तो छोटी सी वर्किंग शो कर देना पर्चे में। ये बात समझो प्रॉब्लम क्या आई है, प्रॉब्लम क्या आ रही है? दोनों मैच करके ज़रा बताओ इसका आंसर। 3435 को बताओ डिवाइड करके। 4 और ऊपर वाला कितना था? 2.94 ही था। सुभान अल्लाह, बेहतरीन, 4 ही करो। अच्छा जी 3.4, वर्किंग को छोड़ो फिलहाल, चलने दो आगे। 3.4 कैसे निकला जी? ऐसे निकला। ये कैसे निकला? ये जी ऐसे, ये जी ऐसे निकला। और देयर इज़ नो डिफरेंस, डायल्यूशन यही होगी क्योंकि कोई आपके पास है नहीं कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी। तो अगर डिसकॉन्टिन्यूड आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ जो वर्किंग में रेशोज़ अलग अलग निकाली हैं, पॉजिटिव हैं चाहे नेगेटिव हैं, उन रेशोज़ को आपने सिर्फ यहाँ पे तोड़ के दिखा देना है, बाकी वर्किंग वैसे ही चला लेना, इजी रहेगा। लेकिन ये सारी बातें मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि टेस्ट हों, ये करीन अज़कियास लग रहा है। आप कहोगे टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, टाइम बिल्कुल नहीं ज़ाया कर रहा बेटा, बस एहतियात के दर्जे में रहते हुए ये करवा ज़रूर रहा हूँ, ठीक है, करवाता तो मैं रहूँगा ये। और चूँकि सिलेबस के अंदर मौजूद है ये कॉन्सेप्ट, इसलिए टेस्ट तो हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है, तो जैसी जो ऐसी चीज़ें होती हैं उनके तो चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। चलो लें जी, ये 2 क्वेश्चंस हो गए। बेसिकली हमने अब 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं जिनमें हमने, कर लो बात तुम दोनों, जिसमें हमने नोट बनाए हैं, और अभी हम डायल्यूटेड ईपीएस इन सवालों के अंदर नहीं ला रहे थे। अब इसको भी उधर ही ले जाते हैं, वर्किंग्स की मुझे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो मैं इन फॉर्मेट्स के ऊपर ही ज़रा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ आज। बेटा पिक्चर बनाइएगा, वहीं पर ही बना लीजिएगा,
इधर ला तो रहा हूँ इनको। जी बच्चों, अब ये सिर्फ बेसिक ईपीएस है। मैक्सिमम क्या हो सकता था इसमें, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस आ सकते थे। तो बेसिक ईपीएस हो, डाइल्यूटेड ना हो अगर, तो सिर्फ एक ही सब नोट बनता है, मतलब अर्निंग्स पर शेयर कैसे निकली और उसका एक सब नोट रेकन्सिलिएशन क्या है अर्निंग्स की और प्रॉफिट की। जब ये डिफरेंट होता है तो बना दे, ना हो तब भी बना दे, कोई इतना मसला नहीं होता। इसके अंदर आए, इसके अंदर सेम सारा कुछ चला, बस डिसकंटिन्यूड आ रहा था। तो मैंने कहा इसको छुपा कर देखो, उस सवाल में और इस सवाल में कोई फ़र्क है। 3.5 ईपीएस यहाँ पे कैसे निकली, 3.1 आज 1. ठीक है, और रेकन्सिलिएशन क्या है, यहाँ कुछ नहीं था तो मैंने लिख दिया। हाँ, एक लाइन और यहाँ पे हमने ऐड की हुई है, जो लाइन हमें यहाँ पे भी ऐड कर लेनी चाहिए, ताकि आपको ये ना हो कि शायद पहले सवाल के अंदर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसकी बिल्कुल ज़रूरत थी, बिल्कुल सेम सब कुछ चल रहा है। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ देयर इज नो इफेक्ट। अब आप खुद लिखो, वहां देख के नहीं, इधर मेरी तरफ देख कर खुद से लिखो, मैंने आपके सामने लिखा था। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन बेसिक ईपीएस because entity has no such commitment, because entity has no convertible instruments। ठीक है जी, और अगर हों तो फिर ये नहीं लिखना, फिर उसके लिए आपने 2 नोट्स और बनाने। अब मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये 3 सवाल जो हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। पेज नंबर कौन सा है जी इसका, पेज 968 वाला। पेज 968, ये क्वेश्चन 37 है। इसका पेज कौन सा था भला, 5, और ये 520। ठीक है जी, चलिए अब बेसिक ईपीएस तो बस यही है, इसके नोट्स समेत सारा कुछ कैलकुलेशन हमने सीख रखी है। हाँ, बाकी सारा नॉलेज आपको है। अगर वेटेड एवरेज शेयर्स निकालने हों और उसमें राइट इशू है, बोनस है, स्प्लिट है, कंसोलिडेशन है, वो सारा नॉलेज आपको है। वो सारे काम करने के बाद अगर वो कह दे कि भी बेसिक ईपीएस भी निकालो और एक्सट्रैक्ट्स भी बना दो, तो ये एक्सट्रैक्ट्स हैं इनकम स्टेटमेंट के और ये नोट्स के। अब हम मूव करने लगे हैं जी डाइल्यूटेड की तरफ। जी देखें जी, अब इन सवालों में बस एक छोटा सा मसला है, और वो मसला ये है कि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था इररिडीमेबल का, जो नज़र आएगा वो मैंने दूसरे सवाल में दिखा दिया। दूसरा मसला ये है कि अलग अलग सवाल है ना, चूँकि तो इसलिए इनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिर्फ एक एक ही था, मल्टीपल नहीं थे। लेकिन अगर मैं ये फॉर्मेट बना दूं तो जहां एक न्यूमरेटर में चीज़ ऐड करके दिखा रहे हैं, वहां पे जब 2 आ गई तो वो कर लोगे। जहां डिनोमिनेटर में एक ऐड करके दिखा दूंगा, फॉर्मेट है सब नोट बना होगा, वहां पे जब 2 आ जाएंगी तो कर लोगे, याद है ना।
तो बस फॉर्मेट बना लेते हैं। बेसिक का अभी तक उसने नोट नहीं बनवाया, डाइल्यूटेड कहाँ पे डालेगा, लेकिन हम बना लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने सॉल्व है। ये हमारी वर्किंग्स हैं, बल्कि क्वेश्चन 8 का सलूशन भी अब हमारा सारा ही वर्किंग बन गया। मैंने कहा जी अज्यूम करो रिक्वायरमेंट थी इसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारे सामने है पेज 967 पे। 8A हमने बनाया था ये, 8B हमने बनाया था यहाँ कहीं पे करके ये, और 8C बनाया था ये। तो ये सारे सवाल भी लिखे हुए हैं आपके पास, ये सारे सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं। फिलहाल मैं उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, बस अब इसके डिस्क्लोजर्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। चल, तो क्वेश्चन नंबर 8 में पीबीटी गिवन था, फिर टैक्स माइनस करके पैट दिखाएंगे, फिर आगे नोट बनाना शुरू कर देंगे। करें शुरू। नाम पता नहीं क्या है कंपनी, कोई नाम नहीं है, बेनाम। इसको अब नीचे ले जाते हैं ज़रा। यहाँ ये कुछ यहाँ से कुछ निकल कर इधर गया था, ये ज़रा तीर को साथ मिला दें, बाद में मिलना ही नहीं है। ओए होए, इधर से यूँ जाएंगे, किधर किधर किधर, अच्छा ये इधर आया पड़ा है। ओके ओके, अब ये तो हो गया ना काम, इसको अब साइड पे कर दें। अब आते हैं हम जी बच्चों, सबसे पहले कंपनी नेम है कोई नहीं मेरे पास, फिर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, लेकिन सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स बना सकूंगा, पूरा तो डाटा नहीं है। ईयर एंड कोई था बताया हुआ इन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह ईयर एंड भी नहीं है। कंपनी का पीबीटी है, बस जी जिस साल के एंड पे खड़े थे बस वहीं सारा कुछ हमने कर दिया ये, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स सवाल में गिवन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 800,000। अब ये असल में फ़ायदा ये हुआ, बाकियों में पैट मैंने सेम रखा था, पैट 100, शुक्र है बाकियों में पैट सेम है, ज़्यादा कॉपी हो जाएगा, ठीक है। चलें जी, 8 लाख पीबीटी है और 30% टैक्स रेट है, तो कितना टैक्स बनेगा। हाई टैक्स भी प्रेजेंट करना पड़ेगा भाई। पैट कितना है जी, 800, 800 कर दूं जी। उसके बाद लेस करते होते हैं हम टैक्स एक्सपेंस, तो टैक्स एक्सपेंस कितना है जी, 240, और पैट आ गया जिसको हमने यूज भी किया था। अच्छा, अब उसके बाद अगली चीज है जी ईपीएस प्रेजेंट करना, तो बेसिक ईपीएस आज और है और डाइल्यूटेड ईपीएस और है। बेसिक ईपीएस सवाल में जो कैलकुलेटेड है चीज़ें अब वही उठाएंगे, ठीक है ना। बेसिक ईपीएस कितनी है जी, 11.2, डाइल्यूटेड ईपीएस है 9.8, ठीक है। तो 11.2 और 9.8 डाइल्यूटेड ईपीएस है, ऐसे करके हम इसको भी शो कर देंगे 9.2, ठीक है। 8 है, अच्छा। अब इसके लिए हम कहते हैं जी कि नोट नंबर कौन सा 1 लगाया हुआ है आज, ओके, नोट 1, और इसको देखते हैं फिर कौन से नंबर में जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है आगे आगे जाके हम उसको 1.1 1.2 कर देना, ठीक है। चलो नोट 1 को ही देख लेना जी, डायरेक्ट ऐसे ही कह देते हैं। अब ये मेरी इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट पूरा हो गया, ठीक है। अब मैं नोट्स की तरफ चलता हूँ। तो कंपनी नेम,
नोट्स, अब ईयर एंड कोई नहीं है क्योंकि सवाल में मुझे गिवन नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा, ठीक है ना। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर होते हैं, बहरहाल नोट्स, ये आपको पता है, जिसमें नोट नंबर 1 आज क्या आ रहा है, अर्निंग्स पर शेयर। आगे मैं हो सकता है नोट नंबर चेंज कर दूं, उसकी वजह है आगे इसको 1.1 बेसिक कर लेते हैं ना, हाँ ठीक है, एंड पे लिख लेते हैं जी। तो 1.1 में बेसिक, ये गोल गोल नहीं कर रहा है इसको, अच्छा 1.1, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। बेसिक, दूर की बात नहीं है, इधर देखो अभी लिख कर आए हैं, अर्निंग्स पर शेयर बेसिक ईपीएस, बेसिक अर्निंग पर शेयर, तो 3.1 ये बनाया था, ऐसे ही है ना, बेसिक, ये यहाँ पे ऐसे जगह बेसिक और फिर आगे डाइल्यूटेड कर लेंगे, तो बेसिक 1.1 मैंने कर दिया, ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो बेसिक 1.1, बेसिक अर्निंग्स पर शेयर निकालनी है तो अर्निंग्स लेते होते हैं और वेटेड एवरेज शेयर्स, ठीक है जी। कितनी अर्निंग्स ली थी ये सवाल से, अब देखें, बाकी सारे काम तो हुए पड़े हैं। कितनी अर्निंग्स, 5,000। इसमें से एक अगले वाला बनवाऊंगा, उसके बाद फिर अगले दो आप स्पून से बना लेंगे, क्योंकि सेम है ना, दो काफ़ी होते हैं जी। बेसिक अर्निंग्स पर शेयर, क्या अर्निंग्स कितनी यूज़ की हैं जी, 5,60,000। यहाँ पे आके हमने लिखा 5,60,000, 560 लिखेंगे, 560, ठीक है जी। उसके बाद वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने यूज़ किए हैं जी, 50,000, ये बेसिक वाली बात चल रही है अभी, ठीक है ना जी। तो 50,000 शेयर्स यानी 50 शेयर्स। अब 560 को 50 से डिवाइड करो, ज़रा आंसर बताओ, यही वहाँ पर भी यही निकला, तो ज़ाहिर है यहाँ पर भी यही आना है, 11.2। अब यूज़र को पता लग गया कि 11.2 कैसे आया है, यहाँ पे जाके हमने उन्हें कहा कि जी 1.1 देखना है आपने, बेसिक ईपीएस देखनी है ना, तो नोट नंबर 1.1 देखें हमारा, ठीक है। यार आपको फिर नाराज़गी होगी यार, गोल गोल ऐसे अच्छे अच्छे दायरे बनाओ, बच्चों ने तस्वीरें बनानी है, क्या याद करेंगे फिर। अच्छा, उसके बाद अगली बात, अभी इसी के अंदर चलने दो, हमें एक सब नोट इसका भी चाहिए होता है, वो सब नोट मैं बता दूं कि कैसे बनेगा, पता तो होना चाहिए, ठीक है। वो सब नोट 1.2 के अंदर जो रेकन्सिलिएशन हम बनाते हैं, रेकन्सिलिएशन ऑफ पीबी ऑफ पैट विद अर्निंग्स, ठीक है ना जी। ये रेकन्सिलिएशन हमारी बनती होती है, जिसमें हम पकड़ा करते हैं पैट को, जो कि हमारा इस वक्त है 560, उसके बाद कोई चीज़ लेस नहीं हो रही, चलो मैं लिख देता हूँ प्रेफरेंस डिविडेंड, ताकि अब ये बात बस आज हो जाए बस फाइनल, अब इससे ज़्यादा अब क्या करना है इसके अंदर। प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल वाला, लेकिन वो है नहीं, और जो पैट था वही अर्निंग्स है, ठीक हो गया जी। अब अगली बात, वेटेड एवरेज शेयर्स, बस कोई ऐसा मसला है नहीं उसके अंदर वेटेड एवरेज शेयर्स बताने के अंदर, लेकिन वेटेड एवरेज शेयर्स अगर हम रीस्टेट करते होते हैं ना, वो राइट और बोनस से, उसके बारे में भी तरीका बताया हुआ था लिखने का, हम इसे नीचे लिख देते थे शेयर्स के अंदर ही जाकर, मैंने वो भी दिखाया था आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। बहरहाल जब टॉपिक चल रहा होता है तब तो बहुत कुछ चल रहा होता है बंदे के दिमाग में। तो उसके बाद जी अब 1.3 में जाकर मुझे मिलेगा, अरे क्यों नाराज़ हो गया यार, ये फिर देखो ना कितना अच्छा ऊपर पड़ा हुआ है, और ये ऐसे 1.3 में जाके भाई आप देखो डाइल्यूटेड ईपीएस हमने कैसे निकाली। तो 1.3 ये हमने बनाया, और यहाँ पे हमने लिखा डाइल्यूटेड ईपीएस, भी आगे लिख सकते हो, मैं टाइम बचा रहा हूँ, डाइल्यूटेड सिर्फ लिख देता हूँ, डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर जो अर्निंग्स इस्तेमाल की हैं वो वर्किंग से देखकर टोटल बतानी है, ठीक है, टोटल बतानी है। तो अर्निंग्स कितनी इस्तेमाल की हैं, 1,05,000, और शेयर्स कितने इस्तेमाल किए हैं, 75,000, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे मैंने जाकर लिखा अर्निंग्स, डाइल्यूटेड के लिए अर्निंग्स कितनी जी, 1,01,05 बनेगा ना, और वेटेड एवरेज शेयर्स 75। ज़रा चेक कर लो इसका आंसर आता क्या है, 1.4 ही था ऊपर भी,
अच्छा सॉरी 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 जी, 560 जमा 126 डिवाइड बाय 70। 560 जमा 126 कितना होता है? 686। और नीचे कितना है जी? 70। तो बोलो, बताओ फिर ईपीएस कितनी आ गई? 9.8। देखें तो यही है, शुक्र है यूज़र को पता लगता जा रहा है। ठीक है, अब यूज़र की तस्वीर कैसे बनेगी, मुझे तो ये परेशानी हो रही है। तो मैं ज़रा यूज़र की तस्वीर को ज़रा इधर आगे ले आऊँ और ज़रा थोड़ा सा इसको ऊपर ले आऊँ। समझ रहे हो ना, तरतीब में ही चलते जाते हैं, लेकिन मैं ज़रा इसको उठाकर इधर ला रहा हूँ माजरत के साथ, ताकि आप लोगों की तस्वीर के अंदर कुछ चीज़ नज़र तो आए। इससे ज़्यादा अब तस्वीर वो नीचे इधर जा रहा था, ऐसे ऐसे तस्वीर, अब ऐसे तस्वीर में क्या नज़र आना था किसी को? ठीक है ना, तो ये कॉन्टीन्यूटी चल रही है नोट्स के अंदर। मैं ज़रा उठा के इसको इधर ले आया। ओके, और सही है। अच्छा, अगली बात, बच्चों इसमें अब दो चीज़ें और हमें रेकनसाइल करके बतानी पड़ेंगी, क्योंकि देखो अर्निंग्स फिर अजीब सी हो गई हैं। 686 पहले वाली अर्निंग्स बड़ी मुश्किल से हमने 560 जो है वो रेकनसाइल की थी। मैंने माना कि सेम आ रही हैं, लेकिन मैं कहूँगा तो ऐसे ही ना। ठीक है, अब इन अर्निंग्स का फिर मसला आ गया, क्योंकि ये 560 इस्तेमाल नहीं हो रही। अब क्या मसला है? अब आपको पता है डायल्यूशन के अंदर हमने इसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं, ऐसे ही है। तो फिर हमने यूज़र को कहा, यूज़र आ जा, तेरे जिन कड्डा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 1.4 और एक और रेकन्सिलिएशन बनाई। इस रेकन्सिलिएशन का नाम होगा रेकन्सिलिएशन ऑफ बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस अर्निंग्स। ईपीएस नहीं, रिकन्सिलिएशन ऑफ बेसिक एंड डायल्यूटेड अर्निंग्स। ठीक है बच्चों, अब बेसिक एंड डायल्यूटेड अर्निंग्स की रेकन्सिलिएशन बनानी है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखनी है बेसिक अर्निंग्स। बिल्कुल वैसे ही बेटा जैसे आपने वो वर्किंग नहीं तरतीब से बनाई थी। ये सवाल में जो अभी नीचे लेकर गया, क्यों लेकर गया, यही तो दिखाना था आपको। क्या करते थे आप? तरतीब से चलते थे, याद हो तो। ये ओहो, वो कहाँ है? बेसिक डायल्यूटेड ईपीएस वाला सवाल नहीं किया हुआ हमने यहाँ पे? चलो, वो किताब पे नहीं किया हुआ, कोई बात नहीं, याद तो है आपको कि हम क्या करते थे, सबसे पहले बेसिक ईपीएस निकाल ली। उसके बाद फिर हम कहते थे चलो जी अब रैंकिंग करते हैं। रैंकिंग करने के बाद फिर जो रैंक निकलते थे उसके हिसाब से चलते थे। बेसिक ईपीएस प्लस नंबर 1, अर्निंग्स आ गई, फिर शेयर्स भी आ गए, फिर डायल्यूटेड ईपीएस निकाली, फिर आगे हमने स्टेप रैंकिंग 2 वाले को ऐड किया, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर। तो ये वही बस दिखाना है कि बेसिक अर्निंग प्लस क्या क्या चीज़ होकर डायल्यूटेड अर्निंग्स बनी है। तो हमारे इस सवाल में तो सिर्फ एक ही चीज़ ऐड हुई थी। वो एक ही चीज़ क्या है, पता नहीं ये क्या था वैसे सवाल के अंदर। ये 126 जो था, ये क्या था, किस चीज़ का? हाँ जी, लिखेंगे हम, डिबेंचर कन्वर्टेबल डिबेंचर का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट सेविंग। ठीक है, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमने क्या ऐड किया? 20,000। ये 20,000 क्या है? अगर ये डिबेंचर्स कन्वर्ट होके शेयर्स बन जाए। तो ये दोनों चीज़ें रेकनसाइल करके बता रहे हैं हम। ठीक है, तो बेसिक अर्निंग्स सवाल ने बताई कितनी है, ये हमारी वर्किंग ने बताई हुई है कितनी है, 560, यहीं से उठाएंगे। इसके अंदर हमने क्या करना है जी, अब ऐड करना है इंटरेस्ट सेविंग, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, डिबेंचर, डिविडेंड पे भी होता है वैसे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है जी? आपको अगर सर खुद देखें ना जाके, हम क्यों बताएं 126, हम क्यों याद रखें 126? बताएं जी, हो गया रेकनसाइल? होगी कोई तसल्ली अब यूज़र की? अच्छा ये 686 ऐसे बना है, आप तो कह रहे हो यूज़र तो मुसीबत से पै गया, की देखेगा। चलें, बहरहाल यूज़र है ना, यूज़र जी। उसके बाद अगला सब नोड बनेगा 1.5, क्योंकि शेयर्स भी गड़बड़ कर गए हैं। पहले शेयर्स नज़र आ रहे हैं हमें 50, लेकिन अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है 70। भाई ये 70 कैसे बने? यूज़र पूछ रहे हैं आपसे, आप यूज़र को बता रहे हैं कि जी ये 70 ऐसे बने हैं। हम आपको बताते हैं, रेकन्सिलिएशन ऑफ बेसिक एंड डायल्यूटेड शेयर्स। ओह, जिथे करना सी गोल ते कीता नहीं पाई। डायल्यूटेड शेयर्स जी, तो बेसिक शेयर्स यूज इन बेसिक शेयर्स इन बेसिक ईपीएस, ये कितने हैं जी?
50 ऐड की है हमने इनमें कन्वर्टेबल डिबेंचर्स 20 और ये बन गए हैं 70। ठीक है, तो ये रेकन्सिलिएशंस बनी और ये है टोटल पूरा नोट। इसमें अब कोई भी चीज़ नहीं रह गई। ठीक है जी, इसमें बेसिक भी है और डाइल्यूटेड भी है। मैक्सिमम क्या आ सकता है उसकी भी तैयारी कर रखी है हमने। मैक्सिमम ये आ सकता है कि यहाँ पे इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाए। ठीक है, अच्छा अब अगर मल्टीपल चीज़ें आ जाएं, अगर ठहर थोड़ी तस्वीर और बड़ी कर देता हूँ, गुंजाइश है। अच्छा जी, तो देखें ये सेम वही काम, बेसिक ईपीएस निकाली हमने 11.2, अर्निंग्स वेटेड एवरेज शेयर्स, वर्किंग से उठाए। अर्निंग्स अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो माइनस करके अर्निंग्स और पैड का डिफरेंस भी रेकनसाइल कर दोगे। इस सवाल में नहीं था, बल्कि अगले तीनों में नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद जब डाइल्यूटेड ईपीएस निकली तो वो कैसे निकली है, वो हमारे पास कैलकुलेट हुई पड़ी है, वो हमने निकाल के दिखा दी। अब मसला ये है इसमें और इस अर्निंग में क्या फ़र्क है, अब यूज़र को बताना है। तो हमने कहा जी ये अर्निंग में हमने इंटरेस्ट सेविंग ऑन डिबेंचर ऐड की है। आप कहोगे जी मल्टीपल आ जाएं, तो मल्टीपल होंगे तो क्या होगा, ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट सेविंग ऑन डिबेंचर, ऐड इंटरेस्ट सेविंग ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, और ऑप्शन का कुछ ऐड होता नहीं था न्यूमरेटर में, याद है। तो दो चीज़ें मैक्सिमम आ सकती हैं। और नीचे ये शेयर्स और इन शेयर्स में क्या फ़र्क है जी, वो डिबेंचर्स कन्वर्ट करके देखें हैं। तो भाई अगर 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं, तो जितनी हैं वो सारी ऐड करते जाओगे। ऐड डिबेंचर्स कन्वर्टेड, ऐड कन्वर्टेड प्रेफरेंस शेयर्स, ऐड ऑप्शंस, वो जो आपकी कैलकुलेशन हुई पड़ी सिर्फ उसको उठा के लिखना है आपने। ठीक है ना, तो यही आगे ऐड होता चला जाएगा। क्लियर है ये। इसकी पिक्चर ले लें, ब्रेक करनी है। अच्छा सुने, ये काम पूरा करके जाते हैं ना, सुन लें, कोई बात नहीं। ईपीएस को साइड पे लगाने दें, फिर ब्रेक करते हैं। अच्छा, अब यही सारा काम 8A में कर लोगे, घर पे प्रैक्टिस करनी है ना। ठीक है, अब देखो क्या होगा, फर्क क्या होगा। 8A प्रॉफिट की जगह 100 आ गया, ये ऊपर 100। ठीक है, टैक्स रेट कोई गिवन था सवाल में, 30% ही था, तो 30 माइनस करके आपने यहाँ पे लिख दिया 70। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ईपीएस निकालनी है। ये आपने पहले बेसिक ईपीएस बतानी है 100 डिवाइड बाय 50, और कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है आपकी यहाँ पर, फिर वो 0 ही आएगा। लेकिन लिखते रहो हर दफ़ा बनाते हो ताकि याद हो जाए ये बातें। ठीक है, बेसिक ईपीएस निकलने के बाद डाइल्यूटेड ईपीएस निकलेगी। डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर आपकी अर्निंग्स में ऐड होगा जो भी यहाँ पर चीज़ थी, वैसे क्या थी 8A में मैंने क्या बनाया था, बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इनकी इंटरेस्ट सेविंग और इनके कन्वर्जन, ये चीज़ें यहाँ पर वर्किंग के अंदर ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं। ये फिगर जो रेड की हुई हैं यही तो निकली होती हैं आपके पास। ठीक है, तो जब आप डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे तो उसके अंदर आपको जब पहले नोट में लिखना है ना, तो आपने यूँ लिखना है 1,42,100, 1,04,200 डिवाइडेड बाय 70,000, फिर आगे इसकी रेकन्सिलेशन बना के दिखानी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सवाल सेम हैं, सिर्फ चीज़ों के नाम या फिगर्स बदल रही हैं। ठीक है, लेकिन जब ऑप्शंस में आओगे, इधर 8C ऑप्शंस भी होगा, ये जब ऑप्शंस में आओगे तो ऑप्शंस में न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड नहीं होना, सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर 750 ऐड होना है। ठीक है ना, लेकिन अगेन आप 0 कर लेना। अब ये सारे सवाल अलग अलग हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर यही सारी चीज़ें इकट्ठी आ जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बड़ी बात हो जाएगी कि आप नहीं कर सकेंगे। आपको फॉर्मेट्स बनवा दिए। एक सवाल में डिबेंचर्स, बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स तीनों आ गए, तो क्या होगा, बेसिक ईपीएस तो वैसे ही सिंपल निकलेगी, बेसिक ईपीएस का सिर्फ ये एक सब नोट बनेगा। लेकिन जब डाइल्यूटेड ईपीएस में आएंगे तो वो हमारा आंसर निकला हुआ है, जहां पे हमने जाके रैंकिंग में एक निशान लगाया था ये डाइल्यूटेड है, तो उस वाली अर्निंग्स जो ऊपर पड़ी हुई थी ऐड होने के बाद वो लिखोगे, और फिर जो डिवाइड हुए थे शेयर्स वो लिख दोगे। अब ये अर्निंग्स और ये शेयर्स
इन अर्निंग्स और इन शेयर्स से मैच नहीं करेगा। तो फिर आप आगे दो सब नोट्स बनाओगे। एक में आप अर्निंग्स को ये जिधर अर्निंग्स, इन अर्निंग्स को इन अर्निंग्स से मैच करवाने लगोगे तो फिर ऐड कर दोगे इंटरेस्ट सेविंग ऑन डिवेंचर भी, नेट ऑफ टैक्स आपने की होगी, फिगर लिखनी है, ऐड कर दोगे प्रेफरेंस वाली भी इकट्ठा। तो यहाँ दो चीज़ें आ जाएंगी, तीसरी आती कोई नहीं है। सिलेबस में कुछ थी तीसरी चीज़, दो ही थी, ठीक है। अच्छा हाँ, दो दफ़ा आ सकते हैं, वो अलग बात है। और रेकन्सिलिएशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड के अंदर जब शेयर्स के अंदर रेकन्सिलिएशन दिखाओगे तो यहाँ पे 50 शेयर्स हैं, ऐड करोगे, कन्वर्ट होने के बाद डिवेंचर्स कितने बनेंगे, कन्वर्ट होने के बाद प्रेफरेंस शेयर्स कितने बनेंगे, कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे तीन चीज़ें ही मैक्सिमम आ सकती हैं। तो यही आपका नोट बन जाएगा। बहुत मुश्किल है लेकिन इस तरफ जाए। बहरहाल हमने एहतियातन ये भी कर ली है। ओके, आज तक नोट मांगा नहीं है इस तरह से, डिस्क्लोजर्स पता होने चाहिए। तो मैंने कहा जब डिस्क्लोजर पढ़ाने ही है तो वो डिस्क्लोजर ऐसे बना के पढ़ा लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। पढ़ लिए थे वैसे हमने डिस्क्लोजर्स, ठीक है। तो 8B, A, B और C इसका आपने नोट बना लेना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा इसी ब्रेक में ही बन जाए। अच्छा, उसके बाद जी माइल्स हो गया, 37, 38 हो गया, क्वेश्चन 8A और 8B और 8C हो गया। आई कैप की रिसेंट अटेम्प्ट पे भी आ जाएं ज़रा। अच्छा, मत छेड़ो, इस वक्त जो फ्लो चल रहा है वो फिर नहीं नसीब होगा, बता रहा हूँ। ये बस तकरीबन 10 से 1 मिनट की डिस्कशन है, उसके बाद छुट्टी कर लेंगे, बल्ला ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। ओके, सुन लो, कोई बात नहीं बेटा। कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई? 1 घंटा 55 मिनट हो गई है। चलें ठीक है, इस सवाल को आप पढ़ें, ब्रेक के बाद इस सवाल को कंटिन्यू करते हैं। इसको ब्रेक कर दें।